वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशनल चाल। रविंद्र कालिया। उस दिन शनिवार था और शनिवार को उस चाल के पिछवाड़े मैदान में सूखी मछली का बाजार लगता था। इस मैदान की एक अपनी दुनिया थी। सोम से शुक्र तक इसका माहौल अत्यंत डरावना रहता। रात को कहीं किसी पेड़ के नीचे मोमबत्ती या दिया टिमटिमाता और उस अंधेरी रोशनी में देर तक ताश और मटका चलता। भिखारियों, जुआरियों, लूलो लंगड़ का यह प्रिय विश्राम स्थल था। ड्रेंगो इस मैदान के एक दादा का नाम था। वह गले में रुमाल बांधे अक्सर इस मैदान के आसपास नजर आता। बिना ड्रेगो को दक्षिणा दिए इस मैदान में प्रवेश पाना असंभव था, मगर शुक्र की रात से ड्रेंगो की सल्तनत टूट जाती। ड्रेंगो की एक प्रेमिका थी, मारिया। वह पास के ही एक सिनेमा हॉल में ब्लैक में टिकटें बेचने का धंधा करती थी। शुक्र की रात ड्रेंगो उसके यहाँ चला जाता और उसके काम में हाथ बंटाता। मैदान में उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती। शाम को जब जमादार झाड़ू लगाता तो बहुत विचित्र किस्म की चीजें कूड़े में मिलती। नोटा की खाली बोतलें, चिपे चिपे निरोध, ताश के पत्ते, मटके की पत्रिका, सूखी हुई रोटियां, हड्डियां, सिनेमा की टिकटें और कभी कभी कोई लाश। दिन भर कौवों की कांव कांव सुनाई देती और रात देर तक कुत्तों के रोने की आवाज। शुक्र की रात यह मैदान रोशनी से जगमगाने लगता। उस बस्ती में टैक्सी मिलना दुश्वार हो जाता। मिच्छुओं मछुआरिनों का दल रात भर में अपनी दुकानें बैठा लेता। सूखी हुई मछली के बड़े बड़े अंबार लग जाते और दूर दूर तक बस्ती में मछली की गंध गमकने लगती। चाल के लोग बड़ी तत्परता से मैदान की और खुलने वाली खिड़कियां बंद करने लगते। सुबह होते होते अहाते के बाहर मछली बाजार के समानांतर एक और बाजार लग जाता, जिसमें आलू प्याज से लेकर हर चीज 10 नई की जैसी चीजें बिकने लगती। गुब्बारे, चाट, सिंदूर, पुराने कपड़े, धोतियां, साड़ियां, पतलूने, कमीजें, पुराने जूते, लॉटरी, वेनी, 5 नए में भाग्य आजमाओ और 10 नए में ताकत। शुद्ध शिलाजीत, भीमसेनी काजल, ताजा मुर्ग मुसल्लम, मचाए। गर्ज यह कि धीरे धीरे मछली बाजार मेले के रूप में बदलने लगता। सूखी मछली से लदे 20 ट्रक आते और मछली से लदकर 20 ट्रक लौट जाते। मछली बाजार से निकलते ही मछुआरे ने अपनी हफ्ते भर की कमाई का कुछ हिस्सा वहां खर्च कर देती। शीघ्र ही यह दल वर्सोवा की ओर लौटने लगता, पैदल, बसों में, टैक्सियों में और खाली ट्रकों में लदकर। बाजार के उठते ही धीरे धीरे मैदान की ओर वाली चाल की खिड़कियां खुलने लगती। प्रकाश के कमरे में एक ही खिड़की थी और वह इसी मछली बाजार की तरफ खुलती थी। शायद खिड़की के लिए कमरे में दूसरी जगह थी भी नहीं। बीच में दीवार खींचकर रसोई और पाखाने का इंतजाम कर दिया गया था। यही कारण था कि चाल में कमरों का भाड़ा और पगड़ी अपेक्षाकृत कम थी। चाल के मालिकान लोग अक्सर सरकारी कार्यालयों से आसपास मंडराते रहते थे। मछली बाजार इस मैदान से उठाने के लिए वे कोई भी रकम खर्च करने को तैयार थे। यह मालूम था कि मछली बाजार के उठते ही उनकी आमदनी में आशातीत वृद्धि होगी। पुराने किराएदार अधिक पगड़ी के लालच में कमरे छोड़ने लगेंगे और नए किराएदारों से मनमाना किराया ऐंठा जा सकेगा। नगर निगम ने चाल का आसपास कच्ची सड़कें बनवा दी थी। थोड़ी ही दूर पर स्टेशन जाने के लिए बस मिलती थी। डाकखाना खुल गया था, बच्चों के लिए एक छोटा सा उद्यान बन चुका था। मकान मालिकान ने किसी तरह से बिजली का कनेक्शन ले लिया था। अब अगर मछली बाजार भी उठ जाए। यह चाल किरण के कॉलेज से बहुत दूर पड़ती थी, मगर किराए को देखते हुए इससे उपयुक्त स्थान उन्हें नहीं मिल सकता था। 500 रुपये पगड़ी और 50 रुपये किराया। लेटरिन, बाथ रूम अटैच्ड। शहर में रहते हुए गांव का मजा। किरण सुबह जल्दी में रही होगी। वह खिड़की बंद करना भूल गई थी और प्रकाश के लिए अब सूखी हुई मछली की गंध के बीच और अधिक लेटे रहना नामुमकिन हो गया था। वह हड़बड़ा कर उठा और उसने खिड़की बंद कर दी, मगर मछली की गंध तब तक सारे कमरे में रच बस चुकी थी। आखिर उसने खिड़की खोल दी और दरवाजा भी, और अपने को उस गंध के सुपुर्द कर दिया। प्रकाश ने देखा किरण जाने से पूर्व उसके लिए नाश्ता और दोपहर का भोजन बनाकर जाली में रख गई थी। अक्सर वह किरण के साथ ही नाश्ता किया करता था, मगर उस रोज वह देर तक सोता रहा था। सोता क्या रहा, लेटा रहा था, बिना हिले डुले, किरण की ओर पीठ किए। वह नहीं चाहता था किरण से उसकी आंखें मिलें। उसे लग रहा था कल शाम उसकी मौत हो गई थी और अब किरण के जाने के बाद ही उसका पुनर्जन्म होगा। वास्तव में वह रात भर सोया नहीं था। रात भर ठंडा खून खौलता रहा, जैसे खटिया के नीचे धू धू आग जल रही हो। पड़े पड़े ही वह कई बार गुणवंतराय की हत्या कर चुका था, मगर दूसरे ही क्षण वह गुणवंतराय को ठहाके लगाते हुए और स्वयं को अशक्त पाता, जैसे उसके शरीर का सारा रक्त निचुड़ गया है और वह किरण के साथ अपने ही खून के तालाब में गोते खा रहा हो।
प्रकाश ने बर्तनों की खनक से पड़े पड़े ही जान लिया था कि किरण जग गई है। प्रकाश का ख्याल था कि किरण आज कॉलेज नहीं जाएगी, कभी काल जा नहीं जाएगी और वह टैक्सी चलाना सीख लेगा। बंता सिंह दयालु आदमी है, उसे टैक्सी चलाना भी सिखा देगा और भाड़े की टैक्सी भी दिलवा देगा। टैक्सी में ही वे अपने दोस्तों से मिलने जा सकते हैं। टैक्सी वह सबर ब में ही चलाएगा। अंधेरी कुर्ला रोड पर टैक्सी मिलना कितना मुश्किल है। बंता सिंह से उसकी दोस्ती हो जाएगी। वह चाल में सबसे पहले उठता है और देर तक टैक्सी पहुंचते हुए धन बाबा नानक जिन्हें जगतारिया का नगुनाता रहता है। टैक्सी का लाइसेंस मिलने में दिक्कत हुई तो वह अपने दोस्त की तरह टाइम लाइफ की एजेंसी ले लेगा और दिन भर वार्षिक ग्राहक बनाएगा। जब बहुत से ग्राहकों का पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वह चुपके से शहर छोड़ देगा। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। सबका चंदा ठीक ठीक जमा कर देगा और तरक्की करता करता एक दिन फोर्ट एरिया में अपना दफ्तर खोल लेगा, किरण एजेंसीज। फिलहाल वह ट्यूशनें भी कर सकता है। वह और किरण मिलकर किंडरगार्टन खोल सकते हैं। इधर तो चाल के लोगों में भी अंग्रेजी स्कूलों का आकर्षण बढ़ रहा है। कुछ भी संभव न हुआ तो वह दादर स्टेशन पर पेन बेचेगा। पढ़े लिखे बेकार लोगों की संख्या बढ़ाएगा। किरण ने यह सब नहीं सोचा था। वह रोज की तरह उठी और सुबह का काम निपटाकर 113 नंबर की कतार में जुड़ गई। प्रकाश आंखें बंद किए भी जान रहा था कि किरण अब नाश्ता बना रही है, अब भोजन, अब नहा रही है, अब ब्लाउज और अपना एकमात्र पेटीकोट पहने दीवार पर टंगे आईने में देखते हुए बाल कर रही है। अब वह अपना पस ढूंढ रही है। पस कल उसने कुछ इस अंदाज से किताबों के ऊपर फेंक दिया था जैसे अब वह कभी उस पस को न उठाएगी। अब वह भूल चुकी है। प्रकाश कहते कहते रुक गया कि पस रैक के नीचे गिरा पड़ा है, मगर आवाज उसके हलक में ही चिपक कर रह गई। पस धूल में लथपथ हो चुका होगा, किरण देखेगी तो भन्ना जाएगी। इससे अच्छा है वह चुप रहे और उसके लौटने से पूर्व रैक के नीचे सफाई कर दे और झाड़ पोंछ कर पस ठिकाने पर रख दे। प्रकाश का ख्याल था कि आज कॉलेज जाने से पहले किरण उससे परामर्श कर लेगी, मगर उसे यह सब गवारा न हुआ। अगर उसके लिए इतनी ही साधारण घटना थी तो कल इतने रोने धोने की क्या जरूरत थी। प्रकाश को देखते ही क्यों फूट पड़ी थी? क्या वह उसके पुरुषत्व को चुनौती दे रही थी? अब वह गुणवंतराय के सामने कैसे जाएगी? साला गुणवंतराय, प्रकाश बुदबुदाया। हरामजादा। किरण ने कल जब कॉलेज से लौटकर सारा किस्सा बताया था तो प्रकाश को कुछ भी अप्रत्याशित नहीं लगा था। वह भीतर ही भीतर इस परिणति की प्रतीक्षा ही कर रहा था। कोई भी पुरुष इतना मूर्ख नहीं होगा कि अकारण ही इतनी सुविधाएं देता रहे। उसकी गिद्ध दृष्टि निहित स्थानों में लगी रहती है। स्टाफ सेक्रेटरी वह गुणवंत राय की कृपा से ही हुई थी। स्नातकोत्तर कक्षाएं भी उसी के प्रयत्न से मिली थी। सीनियर ग्रेड के लिए उसी ने किरण का नाम आगे किया था, जबकि किरण से भी अधिक अनुभवी दूसरी प्राध्यापिकाएं अब भी छोटी कक्षाओं को व्याकरण पढ़ाती थी। साला कितने योजनाबद्ध ढंग से काम करता है। क्रिमिनल, तुमने एक थप्पड़ क्यों नहीं धर दिया? प्रकाश ने किरण से कहा था। मैं बेहद घबरा गई थी। वह बहुत बेशर्मी से मुझे ताक रहा था। बोला, बेबी मुझे लगता है तुम किसी साइकोसेक्सुअल उलझन में हो। तुम्हें मेंसेस तो समय पर होते हैं। हरामजादा, प्रकाश ने कहा, तुम्हें चप्पल से उसकी पिटाई करनी चाहिए थी। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसने दरवाजा बंद कर रखा था। नहीं, वह दरवाजा खुलने पर अपने आप बंद हो जाता है। कॉलेज में सभी दरवाजे ऐसे हैं। तुमने हल्ला नहीं किया? नहीं, मैं तुरंत निर्णय नहीं कर पाई। मुझे अभी तक कप्पी आ रही है। तुम्हें बाहर आते देख वह घबरा गया या खलनायक की तरह हंसने लगा। उद्धरण, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मुझे बुरु किस्म के आशिकों से वैसे ही नफरत है। तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? नहीं, किरण ने घूरकर प्रकाश की तरफ देखा। ऐसी जगह नौकरी करने से कहीं अच्छा है। मेरी तरह घर पर ही सड़ती रहो। प्रकाश अपने को बेहद निस्सहाय, कमजोर और असंतुलित पा रहा था। किरण नल पर जाकर मुंह पर छींटे देने लगी। उस हरामखोर ने जरूर चुंबन वगैरह ले लिया होगा, जो अब यह इतना परेशान हो रही है और बार बार मुंह पर साबुन पोत रही है। प्रकाश अनाप शनाप बकता रहा, मैं आज ही किरण के प्रिंसिपल से मिलूंगा। प्रिंसिपल से क्या, सारी मैनेजिंग कमेटी से मिलूंगा। उल्लू के पट्टे को इतना परेशान कर दूंगा कि आत्महत्या कर लेगा। मैं शिक्षा मंत्री को पत्र दूंगा और उसकी प्रतिलिपियां इंदिरा गांधी वी गिरी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भिजवा दूंगा। उसको चौराहे पर अपमानित कर दूंगा। मुझे और काम ही क्या है।
दिन भर इसी में लगा रहूंगा और जब वह मेरे पांव पर लौटेगा तो अपना पांव पटक दूंगा, सारी आशिकी धरी रह जाएगी। उसकी पत्नी को बताऊंगा कि यह शख्स जिंदगी भर तुम्हें मूर्ख बनाता आया है। तुम इसके लिए करवा चौथ जैसे व्रत रखती हो और यह जानवरों से भी गया बीता है। बीवी भड़क गई तो ठीक, नहीं तो साले की बिटिया का अपहरण करा दूंगा। रेंगो 200 रुपये में यह काम करा देगा। वैसे यह नौबत नहीं आएगी। साले की बिटिया जवान होने से पहले ही पीटर के साथ भाग जाएगी। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मगर सफल खलनायक जरूर बन सकता हूँ। ब्लिट्स में एक टिप्पणी छप गई तो टापत रह जाएगा। सारे देश में आग की तरह यह खबर फैल जाएगी। कोई भी निर्माता इस थीम पर फिल्म बनाकर लाखों कमा लेगा। लाखों कमा लेगा, मगर थीम का सत्यानाश कर देगा। हीरो को तुरंत मुक्केबाजी के लिए पहुंच जाना चाहिए था, मगर वहां हीरो निहायत चूतिया है। फिल्म में तो हीरो अब तक वहां पहुंच चुका होता जहां पन्ना का मुजरा देखते हुए गुणवंतराया नशे में धुत पड़ा होता। मेरे पास तो कार भी नहीं है कि मैं टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर 3 मिनट तक उसका पीछा करता। फिल्म कैसी भी बने, सारा समाज गुणवंतराया पर थू थू करेगा। मगर किरण का प्रिंसिपल निहायत चिगत किस्म का आदमी है। उसे तो इस बात को लेकर अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। मगर किरण का प्रिंसिपल इस्तीफा नहीं देगा। उसे किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि वह इस्तीफा दे। वह जानता है कि उसने इस्तीफा दे दिया तो गुणवंतराया तुरंत प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल टापता रह जाएगा और मैं भी। दरअसल इस देश का लगातार पतन हो रहा है। जिस देश में एक इंजीनियर इस तरह खटिया पर पड़ा पड़ा ही दिन बिता दे और नौकरी को तरसता रहे, उस देश का क्या होगा। समय आ गया है कि भगवान कृष्ण अब जन्म ले ले। नहीं तो यह अग्रवाल का बच्चा बनारसी साड़ियां बेच बेच कर इमारत पर इमारत बनाता जाएगा। वह पैसा तो खूब कमा लेगा, मगर जीवन भर महसूस नहीं करेगा कि उसकी बीवी भांग की पकौड़ी पढ़ पढ़ कर समय काटती है। अग्रवाल का भाग्य अच्छा था कि वह सुंदर न हुई। वह सुंदर होती तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। अग्रवाल और अधिक मन लगाकर साड़ियां बेचने लगता। प्रकाश ने सुबह से चाय भी नहीं पी थी। किरण अब तक 2 पीरियड ले चुकी होगी। मालूम नहीं गुणवंतराया से उसकी भेंट हुई या नहीं। हो सकता है मामला प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार तक पहुंच गया हो। कुछ हो भी सकता है। प्रकाश ने देखा किरण ने सुबह आलू उबालकर उनसे कई काम ले लिए थे। डबल रोटी में आलू, हरी मिर्च भरकर उसने नाश्ता तैयार कर दिया था और उबले आलू की तरकारी बना दी थी। अपने लिए शायद वह आलू के पराठे बनाकर ले गई थी, क्योंकि आलू का एक पराठा प्रकाश के लिए भी रखा था। आलू के इतने उपयोग देखकर प्रकाश फिर भड़क गया। मैं आलू से भी गया बीता हूँ। मेरा पराठा भी नहीं बन सकता। आलू एक मुफीद चीज है, इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने बाप की तरह किसी बैंक में आलू हो जाता तो रिट यह होते होते किसी ब्रांच का मैनेजर जरूर हो जाता, मगर मेरा बाप मुझे इंजीनियर बनाना चाहता था। बना दिया इंजीनियर। क्या फायदा हुआ रात देर तक ओवरटाइम करने का। लकवा मार गया और आंखें जाती रहीं। कोई भी मेरे बाप को देखकर कह सकता है कि यह शख्स ओवरटाइम का मारा है। यह तो मैं काफी फुर्सत में था कि किरण को फांस लिया। मेरा बाप तो मेरे लिए लड़की भी न ढूंढ पाता। बाप आखिर बाप है। बूढ़े बाप पर क्यों तैश दिखा रखा हूँ। मुझे नौकरी मिल जाए, मैं बाप के सब शिकवे दूर कर दूंगा। बांद्रा में 2 बेडरूम हॉल ले लूंगा और अपने बाप के लिए एक नज नियुक्त कर दूंगा। किरण को बुरा लगेगा। उससे कहूंगा वह भी अपनी माँ को बुला ले। दोनों मिलकर पूजा पाठ करते रहेंगे। बैंक के मैनेजर ने ऋण के सिलसिले में दोबारा मिलने को कहा था, उससे मिलूंगा। संसद सदस्य चौधरी पिछले 15 वर्षों से लोकसभा में बैठा है, मगर उसे खबर तक नहीं कि पंडित नंदलाल अग्निहोत्री का होनहार बेटा, जिसे वह गोद में उठा लिया करता था, अंधेरी की एक चाल में बेकार पड़ा है। मैं चौधरी को एक मनभेदी पत्र लिखूंगा। उसे लिखूंगा कि वह इतने वर्षों से संसद में क्या कर रहा है। पिछले वर्ष मेरे बाप ने भी चौधरी के नाम एक पत्र लिखवाया था, जिसके उत्तर में चौधरी ने बहुत सा साहित्य भेजा था। आजादी से पहले भारत में सुइयां भी आयात की जाती थी, आज यहाँ हवाई जहाज बनते हैं। चौधरी ने बह तसा रंगीन साहित्य भेजा था। उसके पत्र के साथ एक बहुरंगी फोल्डर भी था। आर यू प्लानिंग टू सेट अप ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फोल्डर की भाषा अत्यंत मुहावरेदार थी। 2 रंगी छपाई, मैपलिथो कागज। कागज के उस टुकड़े ने मुझे कितना आंदोलित कर दिया था। प्रकाश को याद है, उसने कुछ ही दिनों में कई योजनाओं का प्रारूप तैयार कर लिया था। ट्राई सेल, बैटरी एलिमेंटर, इंटर कम्युनिकेशन सेट, लाख रुपए तक का ऋण देने को तत्पर पर था। प्रकाश ने 20 बार वह फोल्डर पढ़ा और अपने बाप को उसने एक बहुत ही भावुकतापूर्ण पत्र लिखा।
उसने लिखा कि उनके आशीर्वाद से वह शीघ्र ही व्यवस्थित हो जाएगा। उसने इंडस्ट्रियल एस्टेट में 1,500 वर्गफीट जगह भी सुरक्षित करा ली है। अगर परिस्थितियों ने साथ दिया तो 6 महीनों में उसकी फैक्ट्री चालू हो जाएगी। उसकी हार्दिक इच्छा है कि शुभ मुहूर्त पर वह अवश्य उपस्थित रहे। जिस दिन प्रकाश बैंक के मैनेजर से मिलने गया, किरण ने कॉलेज से अवकाश ले लिया था। प्रकाश बैंक में पहुंचा तो बिजली नहीं थी। तमाम कर्मचारी अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर हवा में टहल रहे थे। आपसे मिलने के पूर्व मैं कार्यालय से कुछ जानकारी ले लेना चाहता था, मगर दुर्भाग्य से आज बिजली नहीं। प्रकाश ने मैनेजर के सामने बैठते हुए कहा, मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा अच्छे अंक प्राप्त करके पास की है और आर यू प्लानिंग टू सेट अप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पढ़कर आपसे मिलने आया हूँ। यह अच्छा ही हुआ कि बिजली नहीं है, वरना आपसे भेंट ही न हो पाती। आप मिश्रा से मिलते और मिश्रा आपको जानकारी की बजाय गाली दे देता। वह आने वाले से यही कहता है कि यह सब स्टंट है, आप घर में बैठकर आराम कीजिए। कुछ होना हवाना नहीं है। प्रकाश अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बात करना चाहता था, मगर उसने पाया कि बैंक का मैनेजर सहसा आध्यात्मिक विषयों में दिलचस्पी लेने लगा है। वह धूप में कह कहे लगा रहे बैंक के कर्मचारियों की ओर टकटकी लगाकर देख रहा था और जैसे दीवारों से बात कर रहा हो, तुम नौजवान आदमी हो, मेरी बात को समझ सकते हो। यहाँ तो दिन भर अनपढ़ व्यापारी आते हैं, जिन्हें न स्वामी दयानंद में दिलचस्पी है, न अपनी सांस्कृतिक विरासत में। वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान से हमारा रिश्ता कितना सतही होता जा रहा है, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। प्रकृति की बड़ी बड़ी शक्तियों में आर्य लोग दैवी अभिव्यक्ति देखते थे। आज क्या हो रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिजली चली गई और इनसे काम नहीं होता। कोई इनसे काम करने को कहेगा, ये नारे लगाने लगेंगे। मैं इससे चुप रहता हूँ, किसी से कुछ नहीं कहता। आप चले आए, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मैं गुस्से में भुनभुनाता रहता और ये सब मुझे देख देख कर मजा लेते। मैं पहले ही एक्सटेंशन पर हूँ, नहीं चाहता इस बुढ़ापे माँ प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी पर कोई आ जाए। आपकी तरह मैं भी मजा ले रहा हूँ। मैंने बिजली कंपनी को भी फोन नहीं किया, वहाँ कोई फोन ही नहीं उठाएगा। इन सब बातों पर मैं ज्यादा सोचना ही नहीं चाहता। पहले ही मंद रक्तचाप का मरीज हूँ। दिल दगा दे गया तो यहीं ढेर हो जाऊंगा। देवों का तर्पण तो दूर की बात है, यहाँ कोई पितरों का तर्पण भी नहीं करेगा। आप यह सब सोचकर उदास मत होइए। आप एक प्रतिभासंपन्न नवयुवक है, तकनीकी आदमी हैं, बैंक से ऋण लेकर अपना धंधा जमाना चाहते हैं। जरूर जमाइए, पुरुषार्थ में बड़ी शक्ति है। हमारा दुर्भाग्य यही है, हम पुरुषार्थहीन होते जा रहे हैं। आप हमारे बैंक का फोल्डर पढ़कर आए हैं, मेरा फर्ज है मैं आपकी पूरी मदद करूं। ऋण के लिए एक फॉर्म है जो आपको भरना पड़ेगा। इधर कई दिनों से वह फॉर्म स्टॉक में नहीं है। मैंने मुख्य कार्यालय को कई स्मरण पत्र दिए हैं कि इस फॉर्म की बहुत मांग है। 200 फॉर्म तुरंत भेजे जाएं। फॉर्म मेरे पास जरूर आए, मगर वे नया अकाउंट खोलने के फॉर्म थे। आज की डाक से यह परिपत्र आया है, आप स्वयं ही पढ़कर देख लीजिए। मैं अपने ग्राहकों से कुछ नहीं छिपाता। मैं खुले पत्तों से ताश खेलने का आदी हूँ। इस परिपत्र में लिखा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद पढ़े लिखे तकनीकी लोगों को बैंक से अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। आपका समय नष्ट न हो, इससे मेरी राय यही है कि आप कहीं से उस फॉर्म की प्रतिलिपि प्राप्त कर ले, उसकी 6 प्रतिलिपियां टंकित करा ले। मुझसे जहां तक बन पड़ेगा, मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा। वैसे निजी तौर पर आपको बता दूं, मेरे कोशिश करने से कुछ होगा नहीं। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि इस ब्रांच के अकाउंटेंट का तबादला हो जाए, मगर वह आज भी मेरे सर पर सवार है। सारे फसाद की जड़ भी वही है। गर्मी भी उसे ही सबसे ज्यादा लगती है। पुराना आदमी है, अफसरों से लेकर चपरासियों तक को पटाए रखता है। यही वजह है कि उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। 2 ही वर्षों में मैंने उसकी कॉन्फिडेंशियल फाइल इतनी मोटी कर दी है कि अकेले उठती नहीं। मगर आज कागजों का वह अर्थ नहीं रह गया जो अंग्रेजों के जमाने में था। कागज का एक छोटा सा पुर्जा जिंदगी का रुख ही बदल देता था। ऋण की ही बात ले लीजिए, यह सब पेपर एनकरेजमेंट यानी कागजी प्रोत्साहन है। यह वजह है कि हिंदुस्तान में कागज का अकाल पड़ गया है। राधे बाबू ने गेहूं या तेल से उतनी कमाई नहीं की जितनी आज कागज से कर रहे हैं। इसी बीच बिजली आ गई, कमरे में उजाला हो गया और धीरे धीरे पंखे गति पकड़ने लगे। प्रकाश के दम में दम आया। अपनी योजनाओं के प्रारूप की जो फाइल प्रकाश अपने साथ इतने उत्साह से लाया था, मैनेजर ने पलटकर भी नहीं देखी थी।
चपरासी ने वही खतों का एक अंबार मैनेजर के सामने पटक दिया। एक ड्राफ्ट उड़कर प्रकाश के पांव पर गिरा। प्रकाश ने वहीं पड़ा रहने दिया। मैनेजर ने चिन्हित पृष्ठों पर मशीन की तरह कलम चलानी शुरू कर दी। प्रकाश उठा और मैनेजर के कमरे से बाहर आ गया, जैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसके सामने कारों, बसों, दुमंजिला बसों और टैक्सियों का हजूम था। लोगों की लंबी कतारें बसों की प्रतीक्षा में खड़ी थी। सड़क के दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें। प्रकाश को लगा वह किस भी स्तर पर इस दुनिया से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। वह न तो बस की कतार में शामिल हुआ और न ही स्टेशन का पुल पार करने स्टेशन की ओर बढ़ा। आगे रेल की लाइन के नीचे से एक रास्ता पूरब की ओर जाता था। वह उसी पर बढ़ गया। किरण घर में उसका इंतजार कर रही होगी, मगर उसे घर जाने की जल्दी नहीं थी। किरण सारा किस्सा सुनकर अवश्य गुमसुम और उदास हो जाएगी। वह लुढ़कता लुढ़कता घर पहुंचा तो मालूम हुआ किरण का लिज चली गई है। वह एक पत्र छोड़ गई थी कि आज उसके केवल 2 पीरियड हैं, छुट्टी उसी दिन लेगी जिस दिन उसके 4 पीरियड होंगे। प्रकाश ने राहत की सांस ली और खटिया पर कटे पेड़ की तरह गिर पड़ा और घंटों यूं ही अकर्मण्य सा लेटा रहा। किरण के लौटने का समय हो रहा था, मगर उसने उठकर चाय का पानी भी नहीं चढ़ाया। वह अब शायद रोज मुझे से चाय की अपेक्षा रखने लगी है। प्रकाश ने कहा, ठीक ही तो है, दिन भर की थकी लौ टगी, कम से कम चाय का एक गर्म प्याला तो उसे मिलना ही चाहिए। लेकिन आज मैं चाय नहीं बनाऊंगा, यूं ही लेटा रहूंगा। दाग भी खोल कर नहीं देखूंगा, सब में एक ही शब्द होगा, रिसेशन। जब तक रिसेशन दूर नहीं होगा, मैं किरण के लिए चाय बनाता रहूंगा। रिसेशन खत्म न हुआ तो खाना भी बनाने लगूंगा। चाल में किसी का पंखा खराब हो जाए, स्त्री काम न करे, रेडियो एक साथ दो दो स्टेशन पकड़ने लगे या फ्यूज उड़ जाए, सब मेरे पास ही आते हैं। अब कह दिया करूंगा। आटा गूंथ लूं और चपाती सेंक लूं, फिर आता हूँ। मछली बाजार का शोर मंद पड़ने लगा था। मैदान वीरान हो रहा था। प्रकाश उठा और उसने किसी तरह से नाश्ता लिया। वह देर तक बिना किसी उत्साह और दिलचस्पी के अखबार पढ़ता रहा। कोई भी खबर उसे कहीं भी नहीं छू रही थी। हवाई दुर्घटना में 100 व्यक्ति मारे गए, निक्सन ने चीन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। घर में बच्चा होता तो प्रकाश कितनी आसानी से उसे पाल लेता। मगर वह खाता क्या। ईश्वर सबका इंतजाम करके धरती पर भेजता है। मगर लिंडियाल जिंदाबाद। किरण भुलक्कड़ है, मगर लिंडियाल लेना नहीं भूलती। भूल गई तो कन्फर्मेशन खटाई में पड़ जाएगा। मिसेज बोस के साथ यही हुआ था। कच्ची नौकरी में ही बच्चे ने धर दबाया और अंधेरी से कांदिवली पहुंच गई। हल्के से दरवाजा खुला और बाई प्रकाश के पास से गुजर गई। बाई जवान है और घर में एकांत है। प्रकाश फिर भी जड़ बैठा रहा। बाई, प्रकाश ने जोर से आवाज दी। क्या है? बाई ने झांक कर उसकी तरफ देखा। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं और बदतमीजी कर दूं तो तुम क्या कर लोगी? यही सब करना होता तो मैं बर्तन ही क्यों मलती? बाई ने कहा, 5 नंबर का मारवाड़ी बाबू जानबूझकर टकरा गया था, मैंने तभी काम छोड़ दिया। मारवाड़ी बाबू की तो चाल में बहुत इज्जत है। होगी, बाई ने कहा, मगर मुझसे आंख मिलाने को कहो। तुम्हारा आदमी क्या करता है? मजूरी, और क्या करेगा? कहाँ? फैक्ट्री में। और कहाँ? कौन सी फैक्ट्री में? वह सामने वाली फैक्ट्री में, जहाँ कांच के गिलास बनते हैं। बाई ने कहा, मगर अब कई दिनों से वह बैठ गया है। कहीं भी जमकर काम नहीं करता। उसे कहीं कोई काम दिलवा दो तो मेरी छुट्टी हो। प्रकाश को हंसी आ गई। अकेलापन कितना काटता है। बाई से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी इच्छा हुई बाई को गोद में उठाकर झूम जाए। वह सुबह से कितना मनहूस बैठा था। अभी वह अपने आदमी की फैक्ट्री का पता बता रही थी, अभी कह रही है, बेकार है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2। बाई ने कहा, तीसरा पेट में है। इसके बाद बस। कौन सा महीना है? कार्तिक में होगा। बाई ने कहा, बाबू तुम्हारे यहाँ भी तो होना चाहिए। 2 तो सरकार भी कहती है। तुम ठीक कहती हो। साठे को क्यों नहीं दिखाते? सब उसी का इलाज कराते हैं। बाई ने कहा, रोज पर एक फकीर बैठता है, उसका ताबीज भी काम करता है। अच्छा, बबलू की माँ कहती थी, बहू कोई गोलियां खाती है। प्रकाश ने बाई की तरफ देखा, उसके ब्लाउज का बीच का बटन खुला था और वह पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने की कोशिश कर रही थी। साली मुझे अकेला पाकर फांस रही है, प्रकाश ने मन ही मन कहा और अखबार में मशगूल हो गया। बाई तुरंत वहां से हट गया। नदर जाकर बर्तन मलने लगी। कमरे में पोंछा लगा दिया, कपड़े धोकर कमरे में ऊंची टंगी तारों पर बांस से फैला दिए। प्रकाश कौतुक से उसे देखता रहा।
अपना काम निपटाकर वह दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। आज बाजार है, 2 रुपये दे दो, बहू से लेना, प्रकाश ने कहा। उसे वाकई मालूम नहीं था कि घर में रुपये हैं या नहीं हैं, है तो कहाँ हैं। किरण रुपये कुछ इस ढंग से निकालती है कि पास खड़ा आदमी भी नहीं जान सकता अभी अभी उसके हाथ कहाँ गए थे। बाई के जाते ही कमरा भाएं भाएं करने लगा। प्रकाश कुर्सी से उठा और मछली बाजार की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। चाल की स्त्रियां आलू प्याज से भरे थैले ले लेकर लौट रही थी, मगर बीच में नाला पड़ता था। स्त्रियां आलू प्याज और बच्चे के साथ आसानी से नाला फांद जाती। खिड़की के सामने फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगल रही थी। बाजार में अगर मंदी है तो यह फैक्ट्रियां धुआं क्यों उगल रही हैं? गाड़ियों में इतनी भीड़ क्यों है? गगनचुंबी इमारतें कौन बना रहा है? जबकि देश की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक के पास ईंट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, काम करने के लिए जगह नहीं है। मैं 2 बम बनाऊंगा, एक गुणवंतराम की खोपड़ी पर और दूसरा बैंक की भव्य इमारत पर दे मारूंगा। प्रकाश बुदबुदाया, शट अप प्लीज। तुम कुछ नहीं करोगे, बीवी की डांट खाओगे और अजगर की तरह पड़े रहोगे। एक दिन यूं ही पड़े पड़े तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे और तुम बिना औलाद के मर जाओगे। दादर स्टेशन पर जाकर कुलीगिरी क्यों नहीं करते? अभी अभी किसके सामने शेखी बघार रहे थे? बोलो बोलो। प्रकाश उठकर बालकनी में आ गया। चाल की यह संयुक्त बालकनी है। बाहर केवल औरतें और बच्चे ही नजर आ रहे थे। इस समय शायद वह चाल में अकेला पुरुष था। नहीं, अकेला नहीं, एक और माइका लाल इसी चाल में रहता है। पाल प्रशांत, प्रशांत महासागर की औलाद। प्रकाश ने ऊपर से पाल के कमरे की ओर निगाह फेरी। पाल हास्यमामूल टाइपराइटर से भिड़ा हुआ था। टाइपराइटर बिगड़ जाए तो पाल मैकेनिक की तलाश नहीं करता। दहेज में मिला उषा सिलाई का पेचकस निकाल कर खुद ही ठीक ठाक कर लेता है। प्रकाश ने यह महसूस किया पाल के अलावा चाल सो रही थी। चाल की स्त्रियां खाने वाने से निपटकर बालकनी में जगह जगह सुस्ता रही थी। दरअसल यह समय सबके लिए फुर्सत का समय है। बड़ी बू जी औरतें खांसते हुए बच्चों को टांगों पर बैठाकर चंदा मामा की सैर कराते हुए, बहू के सिर से जुएं निकालकर अथवा खाट पीटकर पिस्सू निकालते हुए अपना समय बिताया करती हैं। जिन स्त्रियों को अपने मैके से आई चिट्ठी पढ़वानी या कुछ भेद भरी बात माँ को लिखवानी होती है, वे प्रकाश के कमरे के आसपास मंडराया करती हैं। पहले पाल कभी यह काम बखूबी कर दिया करता था, मगर इधर वह इस काम की भी फीस मांगने लगा है। यही कारण है कि प्रकाश की लोकप्रियता लगातार प्रगति की मंजिलें तय करती जा रही हैं। प्रकाश चुपचाप पत्र वगैरह लिख देता है और उसके पत्र लिखते ही चाल में कृष्णा की ढूंढवाई मचती है। चाल के बच्चे उसे कहीं न कहीं से ढूंढ निकालते हैं। कृष्णा आंखें नचाता, कमर मटकाता कहीं से प्रकट हो जाता। कृष्णा हिजड़े का नाम है, जो चाल में सीढ़ियों के नीचे एक छो कोठरी में रहता है। शाम गिरते गिरते उसकी व्यस्तताएं नए रूप में प्रकट होने लगती हैं। श्रृंगार करके निकलता, उसे पहचाना मुश्किल हो जाता है। बालों में बेनी, होठों पर लिपस्टिक, साड़ी में लिपटी स्लीवलेस बाहें, कांता सेंट की महक और पीछे पीछे बच्चों की लंबी कतार। बच्चे दूर तक का उसके पीछे जाते हैं। रास्ते में मौका मिल जाए और 2-1 शरीर बच्चे साथ हों तो उसके चीरहरण के प्रयास शुरू हो जाते हैं। बच्चों का विश्वास है कि कृष्णा हिजड़ा नहीं, भला चंगा आदमी है। वे यह भी जानते हैं कि कृष्णा ने इस समय जो ब्लाउज पहना हुआ है, वह उसे पप्पू की माँ ने दिया था। साड़ी देवकी ने दी थी। लिपस्टिक अग्रवाल की पत्नी की है। पाउडर उसे चोपड़ा साहब के यहाँ से मिलता है। कृष्णा के पीछे भागते बच्चे पार्क के पास पहुंचकर सहसा ठिठक जाते हैं। वहां कृष्णा के आशिकों का एक नया दल उसकी प्रतीक्षा में बीड़ी पर बीड़ी फूंकता नजर आता है। शाम की पाली से छूटे आशिकों का दल मुंह से तरह तरह की सीटियां बजाता। पहले यह दल चाल तक भी हो लेता था, मगर एक दिन कपूर साहब ने अपनी बीवी और दोनों बेटियों को इस तरह से एक दृश्य का मजा लेते देख लिया। कपूर साहब गुस्से में पैर पटकने लगे और बीवी के रोकते रोकते संतरी को 5 रुपये थमाकर अपने साथ लेते आए। संतरी ने मजदूरों को देखते ही गाली बकना शुरू कर दिया। 2-3 दिन तक संतरी ने ऐसा समा बांधा कि उन लोगों ने चाल तक आना छोड़ दिया। अब पाक उनकी सीमा रेखा थी। कपूर साहब की आत्मा को शांति मिल गई थी। उनकी दानों जवान बेटियां अब पाली छूटने का भूपू सुनते ही कपाट बंद कर लेती। छोटा भाई मटकू किराए की किताबों की दुकान से गुलशन नंदा का कोई उपन्यास ला देता। चाल से जरा ही रस सड़क पर किराए की किताबों की दुकान थी, जहां आलू प्याज मटके की पत्रिकाएं और सिगरेट बीड़ी एक साथ बिकते थे।
चाल में किताबें लाने ले जाने का काम कृष्णा ही करता था, मगर कपूर परिवार चूंकि कृष्णा से खफा था, इसलिए यह काम मोटू को ही करना पड़ता था। कृष्णा के आशिक कृष्णा को देखते ही उसे कंधों पर उठाकर भाग जाते। चाल के बच्चे हो करते उनके पीछे दौड़ते, मगर मछली बाजार के आगे कोई नहीं जाता। कृष्णा रात देर से लौटता। अक्सर एक ही पिक्चर उसे रोज देखनी पड़ती। सुबह होने से पहले वह उठकर नहा लेता और बंतासिंह की टैक्सी धुलाते हुए नजर आता। कहते हैं चाल में किसी ने उसे सोते नहीं देखा था। सुबह जब चाल के पुरुष काम धंधे के लिए निकल जाते, तो चाल पर कृष्णा का साम्राज्य हो जाता। औरतों के पास आंख लड़ाने के लिए यह हिजड़ा ही रह जाता। सिन्हा की बीवी सिन्हा साहब और बच्चों का खाने का डिब्बा भिजवाते ही खटिया बाहर लवा लेती और घंटों कृष्णा से टांगे दबवाती। पाल की पत्नी चाल में किसी से बात नहीं करती थी, पाल से भी नहीं, मगर कृष्णा से उसकी पटती थी। अक्सर वह टैक्सी में लौटती और कृष्णा से पैसे लेकर भाड़ा चुकाती। वह ड्राइवर से 2-3 बार हॉर्न बजाने को कहती। कृष्णा कच्चे धागे से बंधा चला आता। पाल या उसके बच्चों पर हॉर्न की इस आवाज को कोई असर नहीं पड़ता। पाल बदस्तूर टाइप करता रहता। चाल की भावुक स्त्रियां दिन भर यतीम की तरह घूमते पाल के बच्चों को देखकर कई बार रो पड़ती। शुरू में कई बार दया भाव से प्रेरित होकर स्त्रियां बचा खुचा भोजन पाल के बच्चों के लिए भिजवा देती थी, मगर एक दिन पाल को कहीं से 300 का चक्का मिल गया। वह चाल में शेर की तरह दहाड़ने लगा कि उसके बच्चों की तरफ किसी ने टुकड़ा फेंका तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसके पास खाने को नहीं होगा तो वह बच्चों समेत आत्महत्या कर लेगा, मगर भिखमंगों की तरह नहीं जिएगा। ऐसी हालत में पाल की बीवी का टैक्सी में आना जाना चाल की स्त्रियों को बड़ा रहस्यमय लगता। वे आपस में फुसफसाती, इस छिनाल के कई यार हैं, जाड़िया की रखेल है, वही नित नई नई साड़ियां देता होगा। कैसे सती सावित्री की तरह जमीन की तरफ देखते हुए चलती है। स्त्रियों का ख्याल था कि कृष्णा पाल की पत्नी के बारे में बहुत कुछ जानता था। कई बार वह उसे अज्ञात जगहों पर दौड़ाया करती। वह घंटों गायब रहता और गृहिणियां पाल की पत्नी की गाली देती। कृष्णा लौटता तो कुछ भी न बताता। स्त्रियों की कोशिश रहती कि किसी प्रकार कृष्णा को फुसलाकर उस छिनाल के बारे में जानकारी हासिल करे, मगर कृष्णा इतना ही कहता, उसके दिन फिरने दीजिए बहन जी। सिन्हा की पत्नी कृष्णा से टांग दबवाते हुए उसकी बात छेड़ती तो कृष्णा छिटक कर अलग हो जाता। बहन जी, हमसे अंत संत की बात न किया करो। कृष्णा के इस रवैये का परिणाम यह निकला कि वह सब किसी का विश्वास प्राप्त करने लगा। स्त्रियां उसके प्रति इतनी निश्चिंत हो गईं कि उसके सामने ब्लाउज अथवा पेटीकोट बदलने में भी उन्हें संकोच न होता। साड़ी की बात तो दरकिनार, फिल्मी दुनिया की काचौंध पाल को बंबई खींच लाई थी। वर्षों के संघर्ष के बाद पाल को एक फिल्म के निर्देशन का काम मिला था, मगर निर्माता कहीं भाग गया। निर्माता की तलाश में वह पागलों को तरह भटकता रहा, मगर किसी मंचले ने उद्योग में यह भ्रम फैला दिया कि जो भी निर्माता पाल से फिल्म करवाएगा इस दुनिया से जरीवाला की तरह कूच कर जाएगा। आखिर थक हार कर पाल ने मीत फिल्म की कुछ तस्वीरें फ्रेम करवा के अपने कमरे में टांग ली और रोज रोटी के लिए दूसरे दरवाजे खटखटाने लगा। मीत की तस्वीरें आज भी पाल के कमरे में लटक रही हैं। घर में गंदगी रहे, पाल सुबह उठकर उन तस्वीरों का अवश्य झाड़ देता है। इस सेट के लिए उसने मद्रास से कारीगर मंगवाया था। मधुबाला की यह मुस्कुराहट मीत के बाद किसी फिल्म में न आ पाई। हेलेन का यह कैबरे आज भी कोई न दे सका। पाल तस्वीरें झाड़ते जाता और उदास होता जाता। दुनिया ने उसकी कला की कद्र नहीं की। पाल को आज भी कभी कभी उम्मीद होने लगती कि कोई न कोई माइका लाल उसके पास जरूर आएगा और फिल्म पूरी करने को कहेगा। सत्यजीत रे उसके सामने पानी भरेगा। ऋषिकेश मुखर्जी बंबई छोड़ देगा। उन दिनों बांटिया उसके पीछे पीछे घूमता था। जरीवाला के चक्कर में न आकर बांटिया से अनुबंध कर लिया होता तो आज नक्शे दूसरे होते। पाली हिल पर फ्लैट होता। यही हरामजादी मिसेज पाल दुम हिलाते हुए चापलूसी करती। आज उसे गरीबी से नफरत हो गई है, मुझसे विरक्ति और बच्चों से एलर्जी। दरअसल अपनी सफलता की प्रत्याशा में पाल ने बहुत असावधानी और निश्चिंतता में एक के बाद दीगरे 4 बच्चे पैदा कर लिए थे, जो क्रमशः पब्लिक स्कूलों से म्यूनिसिपालिटी की पाठशालाओं में पहुंचते गए। उन दिनों वह माहिम में रहता था। रात देर को लौटता और अपनी पत्नी के आगोश में डबल बेड पर धंस जाता। फिर उसे सुबह ही होश आता था। अपने सुनहरे दिनों में पाल ने पत्नी को ढेरों कपड़े दिए थे और बहुत से गहने। पाल की पत्नी मूर्ख नहीं थी। उसने ये सब चीजें कुछ ऐसे संभाल कर रखी कि आज भी जब वह चाल से निकलती है तो किसी फिल्म निर्देशक की पत्नी से कम नहीं दिखती। कड़के के दिनों में पाल ना
कर अगड़ कर रह गया कि जेवर बेचकर कोई धंधा जमा ले, मगर पाल की बीवी ने अंगूठी तक नहीं दी। उसने अपने को दुर्घटनाओं से कुछ इस तरह बचाकर रखा कि बड़े से बड़ा स्त्री विशेषज्ञ भी नहीं कह सकता कि यह 4 बच्चों की माता है। वह सुबह 10-11 बजे बंद संवर कर घर से निकल जाती और शाम को तब तक न लौटती जब तक पाल शाम का भोजन वगैरह पकाकर बच्चों को खिला और सुला न देता। पाल चूंकि पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर का पुराना स्नातक था, धारा प्रवाह अंग्रेजी और उर्दू बोल सकता था, उसे फिल्मों में दूसरी तरह का काम मिलने लगा। बहुत से नायक निर्माता अपनी फिल्म के लिए पाल से पटकथा और संवाद लिखा लेते और नाम अपनी पत्नी का दे देते। उसकी लिखी कुछ फिल्में सफल भी हुई, मगर इससे पाल को कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे पटकथा और संवादों के अंग्रेजी अनुवाद करने का काम मिलने लगा। यह काम उसे पसंद आया। इसमें ज्यादा खुशामद भी दरकार न थी। पूरी फिल्म का अनुवाद वह 50-100 रुपये में कर देता, इसलिए उसके पास काम की कमी भी नहीं थी। जबकि चाल के लोगों का ख्याल था कि यह काम भी उसकी बीवी ही लाती थी। पाल को 3 चीजें जिंदा रखे थी। उसके पास अगर टेलीफोन, टाइपराइटर और खूबसूरत बीवी न होती तो वह भूखों मर जाता। चाल भर में फोन पाल के ही पास था, इसलिए फोन से भी उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। शुरू में चाल के बहुत से मन चले तो फोन के बहाने उसकी बीवी से आंख लड़ाने चले आते थे। बीवी पलटकर भी न देखती कि कौन आया है। वह अधलेटे उपन्यास पढ़ती या शून्य में ताकती। अब केवल जरूरतमंद लोग ही फोन करने आते। बहुत से लोगों ने अपना सिक्का जमाने के लिए अपने विजिटिंग कार्ड पर पाल का फोन नंबर दे रखा था, जिससे रह रह कर फोन की घंटी टनटनाने लगती। गर्ग के फोन सबसे अधिक आते। गर्ग ताजमहल होटल में होजरी की एक दुकान में मुनीम था। मालिक लोग लुधियाना में थे, लिहाजा उसे ऊपर की आमदनी भी हो जाती थी। वह अपनी बीवी से बेतरह डरता था। उसने बंगालिन से शादी की थी और इस शादी में उसने तन मन धन सब खो दिया था। वह दरअसल प्यार का मारा हुआ आदमी था। बंगालिन से प्यार का एक छींटा मिलते ही वह उस पर फिदा हो गया और बाप के मरते ही अपनी सारी जायदाद बंगालिन के नाम कर दी और खुद हौजरी की दुकान में मुनीम हो गया। उसके चेहरे पर, होठों पर सफेद कोट था। औरत को पाकर उसका जीवन सार्थक हो गया, मगर जब लदी ही वह मनचिकित्सकों से परामर्श लेने लगा कि उसकी पत्नी होंठ पर चुंबन नहीं देती, संभोग से उसे वितृष्णा है। गर्ग अगर प्यार के अतिरेक में बच्चे को चूम लेता तो बंगालिन कई हफ्तों के लिए विनोबा भावे की तरह मौन व्रत धारण कर लेती। अस्पतालों के चक्कर लगाकर वह थक गया तो चाल के एक सफल डॉक्टर से परामर्श लेने लगा। डॉक्टर बापट नया नया डॉक्टर हुआ था और धंधे की अपेक्षाओं से अपरिचित था। नतीजा यह हुआ कि शीघ्र ही गर्ग की ये बातें चाल में फैल गई। मेरे का नाम के लाइनों ऑपरेटर से डॉक्टर की मित्रता थी, जो गर्ग के बगल वाले कमरे में रहता था। इन अफवाहों का असर यह हुआ कि एक दिन गर्ग को सपना आया कि उसकी पत्नी डॉक्टर पट के प्रेम पाश में फंस गई है। गर्ग बेचैन हो गया। उसने सपने को सच मान लिया और उदास रहने लगा। दुकान से असमय उठाता और चेकिंग करके लौट जाता। पाल को गर्ग जैसे वहमी किस्म के ग्राहकों से बहुत असुविधा होती थी। गर्ग का फोन आता तो उसकी बीवी कहलवा देती, टिंकू को दस्त आ रहे हैं, उनसे कहो फोन न करें। पाल इस बात से चिढ़ जाता। उसे तब तक चवन्नी नहीं मिलती थी जब तक बात न हो जाए। गर्ग बात भी क्या करता था, चिल्लाता था, बच्चे की फीड में 5 बूंद पिप्टाल जरूर मिला देना, फिर भी पेट ठीक न हो तो केल्टिन सस्पेंशन दे देना। जरूरत पड़े तो मुझे बुलवा लेना, मैं बापत से सलाह कर लूंगा। गर्ग साहब 3 मिनट हो गए, अब दुगना पैसा देना होगा। पाल कहता। वैसे ग्राहक से ज्यादा बात करना पाल के स्वभाव में नहीं है। पैसे उगाहने का काम प्रायः उसकी बेटी ही करती है। सबसे छोटी बेटी रेनू अब स्कूल नहीं जाती। सुबह नहाकर खुद ही धोया हुआ फ्रॉक पहन लेती है और फोन के निकट रखे स्टूल पर ऊँघने लगती है। एक दिन गर्ग का फोन आया तो रेनू ने फटाक से कह दिया कि वह बंगालिन को नहीं बुलाएगी। वह खाली पीली बोम मारती है और चवन्नी भी नहीं देती। पाल ने चौंक के बिटिया की ओर बड़े स्नेह से देखा। कितना अच्छा है, उसकी बेटी अब बात बात पर परेशान नहीं करती और स्वयं ही निर्णय ले लेती है। गर्ग ने कहा कि उसकी बीवी अगर फोन नहीं भी सुनत वह चवन्नी देगा। तब से रेनू बैठे बैठे चवन्नियां कमाने लगी। गर्ग का फोन आता देख तो वह होल्ड ऑन कहकर कमरे में नाचने लगती है और थोड़ी देर बाद आवाज में खींच भर कर कहती है, बंगालिन दरवाजा भी नहीं खोलती। एक दिन गर्ग से बीवी की यह उदासीनता बर्दाश्त न हुई और वह तीखी दोपहर में घर चला आया। यह संयोग ही था कि बंगालिन सोई हुई थी। गर्ग के लाख खटखटाने पर भी उसने दरवाजा न खोला।
गर्ग को विश्वास हो गया था जब उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोलती तब अवश्य डॉक्टर बापट उससे रंगरलियां मनाता होगा। पाल अपनी बेटी की इन शरारतों पर ध्यान न देता। यह लड़की दिन भर में 5 रुपये की रेजगारी जमा कर लेती थी। आने वाली कालों में कुछ खर्च भी नहीं होता था। इस लिहाज से रेणु दिन भर में 2.5-3 रुपये तो कमा ही लेती थी। पाल के लिए यह पर्याप्त था। लड़की अपना काम दिलचस्पी और जिम्मेदारी से कर रही थी। जिस किसी का भी फोन आता रेणु घो अड़े की चाल से भागती और उस व्यक्ति को ढूंढ निकालती। ग्राहक के रिसीवर रखते ही वह चवन्नी वसूल लेती। उसके आगे किसी का बहाना न चलता। रेजगारी न होती तो वह हांफते हुए डाकखाने तक जाती और रेजगारी ले आती। डाकखाने के बाबू लोग उसे पहचानने लगे थे। प्रकाश को रेणु ने खुली छूट दे रखी थी कि वह भी अपने विजिटिंग कार्ड पर उसका फोन नंबर दे दे, मगर प्रकाश कहीं विजिट ही नहीं करता था। रेणु को प्रकाश पर दया आ गई। उसने कहा, प्रकाश का फोन आएगा तो वह उससे बुलाने के पैसे नहीं लेगी। मगर प्रकाश को पाल की ही तरह किसी के फोन का इंतजार नहीं था। प्रकाश के कमरे में पाल के फोन की टनटनाहट स्पष्ट सुनाई देती थी। प्रकाश को कभी नहीं लगा कि टनटनाहट उसके लिए हो सकती है। पाल पर भी इस घंटी का कोई असर नहीं होता। रेणु आसपास न हो तो वह रिसीवर भी नहीं उठाता। दिन में पाल जितना ही शांत नजर आता, पी के लौटने पर उतना ही अशांत और खूब खार हो जाता। घर की चीजें इधर उधर पटकने लगता। एक बार तो उसने खाट के नीचे पड़े पत्नी के ट्रंक पर इतने जोर से ठोकर मारी कि उसके पांव के अंगूठे का नाखून छिल गया। कई बार वह भोजन की थाली बाहर मैदान में पटक देता, फिर थोड़ी देर बाद स्वयं ही उठा लाता। उसकी पत्नी की आवाज बहुत कम लोगों को सुनाई देती, मगर वह सुई की तरह कोई न कोई बात अवश्य चुभो देती होगी कि पाल आपे से बाहर हो जाता। शुरू में पाल के पास मीत फिल्म का एक रिकॉर्ड था और ग्रामोफोन। गाना सुनते ही उस पर ऐसा पागलपन सवार हो जाता, वह कमरे में तेज तेज चलने लगता और कई बार अपने कपड़े फाड़ने लगता। आखिर जब पाल ने महसूस किया कि इस गीत के चक्कर में उसके बहुत से कपड़े तार तार हो चुके हैं, वह चुपके से मीत का एकमात्र रिकॉर्ड नाले में फेंक आया और देर तक गुमसुम बैठा रहा। ज्यों ही पाल की पत्नी कपड़े बदलकर कमरे में आती, पाल बुड़बुड़ाने लगता। धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होने लगती। बच्चे कमरा छोड़कर भाग जाते और दालान में गर्ग के घर की रोशनी में लूडो खेलने लगते या माँ और बाप के साथ साथ रोने लगते। झगड़े के दौरान पाल को अपना कमरा छोटा लगता। अक्सर वह कमरे से बाहर निकल आता और तमतमाता हुआ इधर उधर से घूमने लगता। बच्चों पर नजर पड़ जाती तो एक ही ठोकर से लूडो पलट देता। कुछ लोगों का ख्याल था कि पाल की बीवी 12 नंबर के संतोष से फंसी है। संतोष चाल का एक मात्र कुंवारा था। वह स्वस्तिक में फोमैन था, हमेशा चुस्त दुरुस्त दिखाई देता। चाल में 12-14 वर्ष के बच्चों से उसकी खूब दोस्ती थी। उसे दफ्तर में देर हो जाती तो बच्चे बेचैन होने लगते। जब तक संतोष चाल में रहता, कोई ना कोई बच्चा उसके कमरे में जरूर रहता। कोई स्कूल के लिए रद्दी ले जाने का बहाना करके आता, कोई दीदी के लिए उपन्यास ले जाने का, कोई रेखागणित का सवाल हल कराने। आखिर तंग आकर मोटू के बाप ने मोटू को ट्यूशन रख दी ताकि सवाल समझने के लिए उसे बार बार संतोष के पास न जाना पड़े। कुछ लोगों ने यह भी उड़ा दिया था कि संतोष बच्चों को खराब करता है, मगर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। संतोष दिखने में इतना सरल, भोला और शर्माऊ लगता था कि उसके बारे में कुछ न कुछ उड़ती रहती। लोगों को पूरा विश्वास था कि पाल का पारिवारिक जीवन इसी संतोष ने नष्ट किया है। सारे गड़बड़ घोटाले की वही जड़ है। वे तो यहाँ तक मानी थी कि एक दिन संतोष पाल की बीवी के साथ गायब हो जाएगा। वह अपना सूटकेस होल्डाल लेकर कभी दफ्तर के काम से बाहर गांव जाता तो वे सोचती आज पाल की बीवी भी नहीं लौटी। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। पाल की बीवी भी लौट आई और 2-1 दिन बाद संतोष भी। किसी न किसी बात को लेकर बीवी से उलझ जाना पाल की आदत हो गई थी। झगड़े के बाद पाल आत्महत्या की धमकी देकर सो जाता। जब पाल की पत्नी को विश्वास हो गया कि पाल कभी आत्महत्या नहीं करेगा और जसतस बच्चों को पाल लेगा, वह निश्चिंत होकर एक दिन गायब हो गई। पाल हताश होकर घर में पड़ा रहा। उसने पुलिस तक को भी खबर नहीं की कि उसकी बीवी गायब हो गई है। कुछ लोगों ने सूचना दी उसकी बीवी माला सिन्हा के ड्राइवर के साथ भाग गई है, मगर पाल ने कहा, राम सिंह ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे 8 वर्षों से जानता हूँ। उसकी पत्नी इस चुड़ैल से कहीं सुंदर है। किसी ने पाल को बताया कि वह खरा स्टेशन पर एक बूढ़े सिख के साथ चाय पी रही थी। पाल ने कहा, वह बूढ़ा सिख मेरी बीवी का बाप है और खार में ही रहता है। इस समय चाल में सन्नाटा था।
एक व्यक्ति कब से अपने कमरे का दरवाजा पीट रहा था। प्रकाश ने देखा, गर्ग पड़ोस की खटिया पर बैठा धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा था। प्रकाश को देखकर वह झेप गया और उसकी तरफ चला आया। मैं बहुत दिनों से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, गर्ग ने झेपते हुए कहा। कीजिए। सवाल जरूर आपको मूर्खतापूर्ण लगेगा, मगर मेरी इच्छा है आप इसका जवाब जरूर दें। कहिए, औरतों के बारे में आपकी क्या राय है? गर्ग ने पत्थर की तरह प्रकाश के ऊपर सवाल लुढ़का दिया। जो मर्द के बारे में है। प्रकाश ने कहा, मर्द के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। गर्ग बोला, औरत के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है, मगर मर्द के बारे उतनी अच्छी नहीं। प्रकाश ने कहा। प्रकाश गर्ग की समस्या से परिचित था। जो आदमी पिछले 1.5 घंटे से अपने ही घर का दरवाजा खटखटा रहा हो, उसके लिए यह उत्तर बहुत निराशाजनक हो सकता था। गर्ग परेशान सा वहां बैठा रहा। गर्ग का ख्याल था कि प्रकाश अवश्य कोई ऐसी बात कहेगा जिससे उसकी संतप्त आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। आप जानते ही होंगे। प्रकाश ने गर्ग की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, किरण नौकरी पर जाती है और मैं घर में गुलछर्रे उड़ाया करता हूँ। दाल रोटी की चिंता मुझे नहीं है। कपूर को देखिए, मेलेका को देखिए, जिंदगी से कितने संतुष्ट हैं। शाम को जब मेलेका दंपति एक एक बच्चा कंधे से लगाकर घूमने निकलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। संतोष की शादी नहीं हुई, कितना गमगीन रहता है। दरअसल औरत के बिना आदमी अधूरा है। आप ही सोचिए, शादी से पहले आपकी क्या हालत थी। मैं तो आपसे तब परिचित नहीं था। आप खुद ही बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता था कि आप शून्य में जी रहे हैं? अब निश्चित रूप से आपका दिल सिर्फ अपने लिए नहीं धड़कता होगा। पहले कौन आपके लिए इतनी लगन से मछली बनाता होगा? क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? आप जैसे लोगों से मुझे बीच बीच में मिलते रहना चाहिए, गर्ग ने कहा और टांग हिलाने लगा। गर्ग ने एक सिगरेट प्रकाश को दी और एक खुद सुलगा ली। आप कभी कुलाबा की तरफ नहीं आते। वह क्षेत्र मेरे लिए वर्जित है। बेकार आदमी कुलाबा की सड़कों पर घूमेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। प्रकाश ने कहा, मैंने बहुत जगह अर्जियां दे रखी है, मगर इधर मंदी है। नई नौकरियां बहुत कम निकल रही हैं। मंदी तो सब जगह है। हौजरी लाइन भी चौपट हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व हमारा 4-6 लाख का धंधा था। अब प्रतिष्ठान का खर्च मुश्किल से निकलता है। प्रकाश को हंसी आ गई। प्रतिष्ठान का मुनीम इस तरह दोपहर में उठ उठ कर आता रहा तो रहा सहा धंधा भी चौपट हो जाएगा। सिगरेट पीकर और प्रकाश से बतियाकर गर्ग का तनाव स्खलित हो गया था। वह उठा और प्रकाश से हाथ मिलाकर चला गया। जाकर वह दोबारा दरवाजा पीटने लगा। प्रकाश ने कुर्सी खिसका ली और इस दृश्य का मजा लेने लगा। गर्ग के दरवाजे पर चाक से लिखा हुआ था, 1 से 4 के बीच दरवाजा न खटखटाना। इस बीच बंगालिन पोस्टमैन को भी दरवाजा नहीं खोलती थी, मगर आज गर्ग का सितारा बुलंद था। इससे पूर्व कि वह दरवाजा पीटते हुए थक जाता और खटिया पर बैठकर दरवाजा पीटने लगता, बंगालिन ने दरवाजा खोल दिया और गर्ग के घूमते ही बंद भी कर दिया। अंदर पहुंचकर गर्ग को बहुत अफसोस हुआ। उसने पाया बंगालिन घर में अकेली थी। डॉक्टर बापट का घर में कहीं नाम निशान भी नहीं था। वह सरदर्द का बहाना करके लेट गया। उसने शिकायत भी नहीं की वह इतनी देर से दरवाजा पीट रहा था। उसे अपने सपने पर क्रोध आ रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी उठकर कपाट पर बंगालिन की ही शैली में चाक से लिख दे, सपने पर विश्वास न करना। बच्चों के स्कूल से लौटते ही चाल में नया जीवन आ गया। कृष्णा छोटे बच्चों को कंधों पर उठाकर घर पहुंचाने लगा। पार्क के पास कूंचे वालों की भीड़ लग गई। अब किरण भी लौट ही रही होगी, प्रकाश ने सोचा। वह बहुत बेताबी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अवश्य आज गुणवंतराय की रिपोर्ट कर दी होगी। किरण चुपचाप यंत्रणा भोगने की आदी नहीं है। बहुत संभावना है मामला रजिस्ट्रार अथवा कुलपति तक पहुंच गया हो। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। अच्छा होता वह सुबह मुझे अपने साथ ले जाती। गले में रुमाल बांधकर उसके कॉलेज के 2-1 चक्कर तो लगा ही सकता था। गुणवंतराया कॉलेज में घुसने लगता तो ऐसी पटकी देता कि मुंह के बल गिर पड़ता। गुणवंतराया को पागलखाने, हवालात अथवा अस्पताल में से किसी न किसी स्थान का चुनाव करना ही होगा। चाल के पास आकर एक कार रुकी तो प्रकाश को पहचानने में देर न लगी। यह शिवेंद्र की छोटी मॉरिस थी। यह कमबख्त आज कहां से टपक पड़ा। गुणवंतराया की सिफारिश लेकर आया होगा। इसका मतलब हुआ गुणवंतराया रात भर सोया नहीं, हमारे दोस्तों का पता लगाता रहा। बहुत सोच विचार कर उसने शिवेंद्र को इस काम के लिए चुना होगा। मैं शिवेंद्र से साफ साफ शब्दों में कह दूंगा, भैया यह मामला दोस्ती की परिधि में नहीं आता।
शिवेंद्र कार से अकेला नहीं निकला, संजाना और सुनंदा भी साथ थी। प्रकाश को लगा मामला कुछ दूसरा है। गुणवंतराय की बात न हुई तो उसके लिए 5 मिनट भी शिवेंद्र को सह पाना मुश्किल हो जाएगा। वह एक दूसरी दुनिया का बाशिंदा है। शराब, लड़कियां और चंद बोसीदा शेर उसकी जिंदगी हैं। ऐसे में कहीं किरण आ गई तो सब चौपट हो जाएगा। यह दूसरी बात है कि शिवेंद्र ने प्रकाश को हमेशा आकर्षित किया है, मगर किरण को उससे चिढ़ है। प्रकाश को अच्छा लगता है शिक्षा और पूंजी के अभाव में भी वह मजे से दिन काटता है। दो चीजें तो उसके पास थी ही, एक मॉरिस और एक नन्ही सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, पार्क डेविस एंड ली। पार्क डेविस एंड ली कौन थे शिवेंद्र नहीं जानता। नाम उसे अच्छा लगा, उसने रख लिया। संयोग से उसे दो एक बहुत अच्छी मॉडल मिल गई जिनके बल पर वह एक न एक अच्छे अकाउंट का जुगाड़ कर लेता। प्रकाश से शिवेंद्र का परिचय एक मारवाड़ी सहपाठी के यहाँ हुआ था। तब से वह 2-3 बार शिव नद्र की पार्टियों में हो आया था। नगर के कॉटन मैग्नेट सेठ मनुभाई के यहाँ लड़की पैदा हुई, शिवेंद्र ने ताजमहल में पार्टी फेंक दी। निरंजन बिरला की सगाई पर उसने अपने घर में पार्टी दी और एक ही शाम में रुपये फूंक दिए। शराब और लड़कियां उसकी पार्टी में प्रचुर मात्रा में होती। यह एयर होस्टेस मिस फर्नांडीज है, वह बहुचर्चित मॉडल परसिस खंबाता, यह भारत सुंदरी पाटनवाला, यह शर्मिला टैगोर प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री। प्रकाश ने इतनी सुंदर लड़कियां एक साथ इतने निकट से नहीं देखी थी। वह घंटों लड़कियों से बतियाता रहता। पार्टी खत्म होने से पहले शिवेंद्र नशे में धुत सो जाता। श्रीमती शिवेंद्र मेहमानों को विदा करती। पार्टी से लौटते हुए प्रकाश पाता कि वह अपनी मनहूसियत वहीं फेंक आया है, मगर किरण को यह सब शोर शराबा सख्त नापसंद था। वह अक्सर कहती, शिवेंद्र को ज्यादा मुंह मत लगाया करो, मुझे वह आदमी ठीक नहीं लगता। शिवेंद्र से चिढ़ने का किरण के पास एक और कारण भी था। शिवेंद्र ने पिछले वर्ष तय कर लिया कि न्यू ईयर ईव किरण की ओर से मनाई जाएगी। उसने बॉम्बोली में अपने बहुत से मित्रों को आमंत्रित कर रखा था। वहां किरण और प्रकाश का कई लोगों से परिचय हुआ। किरण का नाम बार बार आ रहा था। वह इतना प्रसन्न हो गई कि हंस हंस कर बिल चुकाती रही। दूसरे दिन उसने पाया घर में अनाज के लिए भी पैसा नहीं है। तभी से वह हर शिवेंद्र फ्रॉड कहने लगी। शिवेंद्र और किरण दोनों एक दूसरे को फ्रॉड कहने लगे। शिवेंद्र ने आते ही विस्की की बोतल मेज पर रख दी और लड़कियों से कहा कि जहां कहीं जगह मिले बैठ जाएं। मेज की चारों टांगे हिल रही हैं। ऐसा न हो तुम्हारी बोतल लुढ़क जाए। प्रकाश ने कहा, आज बोतलों की कमी नहीं। शिवेंद्र ने कहा, प्रकाश ने सुबह से बिस्तर भी साफ नहीं किया था। संजाना खाट पर बैठ गई और सुनंदा किताबों के रैक से जा लगी। प्रकाश दोनों लड़कियों से परिचित था। उसने कभी नहीं सोचा था यह शिवेंद्र का बच्चा किसी दिन इन लड़कियों को भी उसका घर दिखा देगा। घर में तीसरे आदमी के लिए बैठने की भी जगह न थी। उसने सोचा कि घर के यहाँ से दो एक कुर्सियां उठा लाए। कुर्सियां आ गईं तो हो सकता है ये लोग यहीं जम जाएं। वह चाहता था किसी तरह किरण के आने से पहले इन्हें विदा कर दे। घर में जगह नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं कौन सा इन लड़कियों से शादी करने की सोच रहा हूँ जो इन्हें देखकर परेशान हूँ। मैं इन्हें बुलाने तो नहीं गया था। शिवेंद्र को सोचना चाहिए था कि मेरे घर में बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। अब क्या इन्हें सर पर बैठा लूं? शिवेंद्र उठा और रसोई से 3 गिलास और एक कप उठा लाया। तीनों गिलास अलग अलग मेल के थे। उसने संजाना को चाबी दी कि जाकर डिक्की से बर्फ निकलवा लाए। संजाना घर में ऐसे चल रही थी जैसे कीचड़ में चल रही हो। दरवाजे पर चाल के बच्चों की भीड़ लग रही थी। प्रकाश ने उठकर पर्दा गिरा दिया। हम लोग आज मड आइलैंड पर मिडनाइट पिकनिक मनाएंगे। तुम लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ। किरण से कहो कुछ पराठे सेंक ले और साथ में नींबू का अचार ले ले जो उसकी माँ भेजा करती है। वैसे हमारे पास बहुत से कबाब हैं। किरण को रशियन सैलेड बहुत पसंद है, वह लेते आए हैं। शिवेंद्र बोला, बाकी लोग तो अब तक वहां पहुंच चुके होंगे। मैंने तय कर रखा था जिंदगी में कभी अंधेरी से गुजरा तो तुमसे अवश्य मिलूंगा। किरण तो अभी कॉलेज से नहीं लौटी। दूसरे उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तबीयत ठीक हो जाएगी। शिवेंद्र ने कहा, मैं उसका फ्रॉड नहीं चलने दूंगा। संजाना थमस ले आई तो शिवेंद्र ने सबके गिलासों में थोड़ा थोड़ा बर्फ डाल दी और खुद कप उठा लिया। चीयर्स। शिवेंद्र अपना कप सिर से भी ऊपर ले गया। चीयर्स सबने कहा और पीने लगे। यहाँ कहीं फोन है? शिवेंद्र ने पूछा। हाँ है, एक नंबर में। जरा दफ्तर में फोन पर मारिया से कह दो कि शिवेंद्र यहाँ है और 1 घंटे तक इस फोन पर उपलब्ध है। शिवेंद्र ने गटागट अपना प्याला खाली कर दिया।
प्रकाश ने इधर उधर चवन्नी ढूंढी, उसे कहीं न मिली। एक दिन उसने रसोई में एक कटोरी में कुछ रेजगारी देखी थी, मगर आज वह कटोरी भी नहीं मिल रही थी। क्या ढूंढ रहे हो? रेजगारी, प्रकाश ने कहा। शिवेंद्र ने पर्स खोला और एक 10 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। इधर रेजगारी की शहर में बहुत कमी है। प्रकाश ने नोट थाम लिया और पाल के कमरे की ओर चल दिया। वह खुश था कि कुछ समय के लिए तो शिवेंद्र से दूर हो सका। दोनों बंदरियां घर में कैसे फुदक रही हैं। किरण आएगी तो सबको सीधा कर देगी। मॉडल होंगी, अपने घर होंगी। प्रकाश को उनकी हर हरकत पर क्रोध आ रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी अंधेरी चला जाए और किरण को लेकर तब तक कहीं बैठा रहे जब तक यह चंडाल चौकड़ी लौट नहीं जाती। पाल कुर्सी पर उकड़ू बैठा था। टाइपराइटर केस में बंद था। मेज पर कोई कागज नहीं था। जैसे पाल ने यह धंधा बंद करने का निर्णय ले लिया हो। बच्चे भी कोनों में दुबके थे। पाल साहब, प्रकाश ने धीरे से कहा। पाल ने आंखें उठाईं। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उनमें लहू था और कुछ नहीं था। प्रकाश सहम गया। वह आदमी किसी भी समय बदतमीज हो सकता है। मैं शायद बहुत गलत समय पर आ गया। लगता है आपकी तबीयत नासाज है। मुझे जरूरी फोन करना था। कीजिए। फोन नहीं कटा, यही गनीमत है, वरना कोई मेरे घर की तरफ ताकता भी नहीं। प्रकाश ने फोन मिलाया। मारिया मिल गई। उसने शिवेंद्र का संदेश दे दिया और पाल के सामने 10 का नोट फैला दिया। रेजगारी हो तो दीजिए, पाल ने कहा। रेजगारी नहीं है, फिर कभी दे दीजिएगा। प्रकाश लौटने लगा तो पाल ने आवाज दी। कल तक के लिए क्या आप 10 का नोट स्पेयर कर सकते हैं? आप दे सके तो दे दीजिए। कल 11 तक लौटा दूंगा। पाल ने मेज के ड्रॉर से 100 रुपये का एक चेक निकाला और प्रकाश को दिखाते हुए बोला, यह कल की तारीख का चेक है। बियर चेक। आप चेक रख सकते हैं। कल मुझे 90 रुपये लौटा दीजिए। दरअसल यह 10 का नोट मेरा नहीं है। प्रकाश ने कहा, शिवेंद्र ने फोन के लिए दिया था। कोई बात नहीं, पाल ने कहा। रेनू कहाँ है? प्रकाश ने पूछा। दरवाजे में मुंह छिपाए रो रही है। क्यों? उसकी माँ भाग गई। 2 दिन से घर नहीं आई। आपने कहीं पता कराया? कहीं कोई एक्सीडेंट न हो गया हो? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ। वह बता कर गई है। कहती है मैं गरीबी में नहीं रह सकती। प्रकाश चुपचाप खड़ा रहा। 10 का नोट उसके हाथ में था। उसने पाया उसकी कमीज या पाजामे में कोई जेब नहीं थी कि ठूंस ले। वह गरीबी में नहीं रह सकती और मैं गरीबी से उबर नहीं सकता। मैंने बहुत हाथ पांव मारे, जिसकी तकदीर ही फूट गई हो वह क्या कर सकता है। जाते हुए वह एक और दिलचस्प बात कह गई कि उसने 35 वर्ष की उम्र में पहली बार डिस्कवर किया है कि प्यार किसे कहते हैं। आपको ताज्जुब होगा, उसके 4 बच्चे हो गए मगर उसे प्यार का एहसास नहीं हुआ। पाल ने कहा। प्रकाश ने देखा, शिवेंद्र बालकनी में खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लीजिए, आप 10 रुपये ले लीजिए, मैं अपने मित्र से कह दूंगा। प्रकाश बोला, आप मुझ पर दया करके मुझे 10 रुपये दे रहे हैं। मैं दया का पात्र नहीं बना रहना चाहता। आपका मित्र चाहे तो 90 रुपये में 100 का यह चेक खरीद सकता है। किसी ऐसी वैसी पार्टी का नहीं है। ऊपी रल्हन ने खुद दस्तखत किया है। आप 10 रुपये रखिए। प्रकाश ने कहा, मैं अपने मित्र से यह प्रस्ताव नहीं रख सकता। उसके साथ कुछ दूसरे लोग भी हैं। प्रकाश ने 10 का नोट पाल की मेज पर रख दिया और बाहर निकल आया। सूरज डूबने को हो रहा था। किरण को अब तक आ जाना चाहिए था। उसने सोचा, शिवेंद्र की गाड़ी में उसे अंधेरी तक देखाए। अंधेरी जाकर क्या होगा, हो सकता है वह बस में बैठ चुकी हो या किसी वजह से गाड़ियां ही अस्त व्यस्त हों। तभी पाल का बड़ा बेटा तीर की तरह प्रकाश के पास से निकल गया। अंकल, रसगुल्ले लेने जा रहा हूँ, खाओगे? रेनू ने लिए गुड़िया लांगा और अपने लिए ए पतंग। बच्चा बकता हुआ भागे जा रहा था। कुछ ही देर में वह आंखों से ओझल हो गया। प्रकाश ने पलट कर देखा, पाल के घर का माहौल एकदम बदल गया था। बच्चा लोग इधर उधर से निकलकर बाप से चिपक गए थे। कोई बाप के कंधे पर सवार हो गया और कई कमर से लटकने लगा। शायद बच्चों को प्रसन्न करने के लिए ही पाल को पैसे की जरूरत थी। तुम्हारा 10 का नोट मैंने पाल को दे दिया। उसकी बीवी भाग गई है और बच्चे रो रहे हैं। प्रकाश ने लौटकर घुसते ही शिवेंद्र से कहकर 10 रुपये से मुक्ति पाली। शिवेंद्र ने इस बात में कोई दिलचस्पी न ली। वह उस समय दोनों लड़कियों को अपनी स्पेन यात्रा के अनुभव सुना रहा था। लड़कियां जानती हैं और शिव नद जानता है कि लड़कियां जानती हैं कि वह कभी समुद्र पार नहीं गया। एक बार नेपाल गया था और वहां से सिफिलिस लेकर लौटा था। वह तुरंत सतर्क न हो जाता तो अब तक उसका जीवन नरक हो गया होता।
इस समय शिवेंद्र वही पुराना किस्सा सुना रहा था कि कैसे मेरठ में एक युवती ने उसकी गाल पर थप्पड़ दे मारा था। इसके बाद वह उसे अपने घर ले गई। दरअसल शिवेंद्र ने अपनी जवानी के दिनों में जो दो एक उपन्यास पढ़ रखे थे, अक्सर उनके नायकों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता रहता। शिवेंद्र की शादी के समय उसके एक प्रसिद्ध साहित्यिक मित्र के पास उपहार देने को केवल जियां क्रिस्तोफ था। शिवेंद्र ने जस्ता उपन्यास पढ़ लिया। पढ़ क्या लिया, पढ़कर अपनी बीवी को प्रभावित करता रहा कि वह पढ़ाकू किस्म का आदमी है। उपन्यास पढ़कर वह वर्षों अपने का क्रिस्तोफ समझता रहा। उसे विश्वास हो गया जियां क्रिस्तोफ कोई और नहीं शिवे नद्र ही है। शिवेंद्र ने देखा कि लड़कियां उसकी बात से प्रभावित नहीं हो रही और प्रकाश भी इधर उधर ताक रहा है, तो उसने समझ लिया कि वह यह किस्सा जरूर दोहरा रहा होगा। अक्सर उसके दोस्त शिकायत करते हैं कि वह एक ही बात को महीनों किसी न किसी प्रसंग में दोहराया रहता है। वैसे शिवेंद्र का बात करने का अंदाज इतना रोचक और आवाज इतनी संवेदनपूर्ण थी कि कोई भी आदमी उसकी बात को 5-6 बार आसानी में बर्दाश्त कर सकता था। तुम्हारी बीवी लौट आई है और लौटते ही बड़ी बेनियाजी और अफसाना निगारी के अंदाज में तथाकथित रसोई में घुस गई है। उससे पूछकर बता दो कि उसे तैयार होने में कितना समय लगेगा। कब आ गई? प्रकाश ने पूछा। जब तुम फोन करने गए थे। तुम सालेपाल की बीवी की चिंता में मरे जा रहे हो, जबकि तुम्हारी अपनी बीवी की भी हालत खस्ता है। तुमने कहीं अपना इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो पाल का हुआ बताते हो। यह दूसरी बात है, तुम्हारे पास रोने के लिए बच्चे नहीं, दोस्त ही बचेंगे। शिवेंद्र की बात से लड़कियों को बड़ा मजा आया। वे खिलखिला कर हंस पईं। किरण अपनी सूरत की साधारणता के बावजूद पार्टी यूं में इन लड़कियों पर हावी रही है। दोनों लड़कियां सुंदर हैं मगर बात करने में फिसड्डी। वे अपनी बात से नहीं, मुस्कुराहट से प्रभावित करती हैं। प्रकाश ने संजाना की तरफ देखा और व्यंग्य से मुस्कुरा दिया। शिव नद्र के घर की लिफ्ट में उसने एक सिंधी फाइनेंसर को संजाना से लिपटे देख लिया था। संजाना ने भी प्रकाश को देख लिया था। प्रकाश ने इस तरह देखते हुए पाकर वह अपनी घड़ी देखने लगी थी। अब समय आ गया है पार्टनर कि तुम भी फिट हो जाओ। तुम्हारे सामने कोई चारा न हो तो पार्क डेविस एंड ली तो है ही। तुम इंजीनियर आदमी हो, कुछ न कुछ तो पीठ ही लाओगे। इधर कमानीज का बहुत शोर है। सुनते हैं इस वर्ष वे 5 लाख का अकाउंट दे रहे हैं। तुम अगर तय कर लो तो अकाउंट हथिया लोगे। 5% कमीशन तो कोई भी दे देगा। पार्क डेविस एंड ली तो 7.5% तुम्हारे नाम डेबिट कर देगी। तुम्हारा सहपाठी चंद्रा चौकसी उनका PRO है। कहो तो अभी तुम्हारा नियुक्ति पत्र टाइप करवा दूं। कमानीज को हमारे मॉडल भी पसंद है। कंपेन के बारे में निश्चिंत रहो। लोग अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव होने के लिए वर्षों जूते चटकाते हैं। यह पार्क डेविस एंड ली का सोल प्रोप्राइटर तुम्हारे घर में तुम्हें यह ऑफर दे रहा है। शुरू में कृष्णमूर्ति हमारे यहाँ 400 पाता था, अब प्रतिभा से 4 फिगर्स ड्रॉ कर रहा है। पार्क डेविस एंड ली का आदमी बेकार नहीं रहता। सुनंदा से ही पूछ लो, उल्का उसे कितने प्रलोभन दे चुकी है। मगर सुनंदा को मालूम है हमारे यहाँ उसका भविष्य सुरक्षित है। तुम इस लाइन में नए आओगे, शुरू में ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, मगर यह तय है कि पहले ही रोज तुम्हारी वार्डरोब बनवा दूंगा। तुम जल्दी ही जान जाओगे, हमारा खेल दिखावे का खेल है। मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, चर्चगेट में दफ्तर ले लूं, नीचे इम्पाला खड़ी रहे, फिर देखो कैसे ASP की ऐसी तैसी करता हूँ। प्रकाश शिवेंद्र से पूरा का पूरा यही भाषण कई बार सुन चुका था। शिवेंद्र बात कर रहा था और प्रकाश लगातार रसोई की तरफ देख रहा था। शिवेंद्र की बात खत्म हो तो वह किरण से हाल चाल मालूम करे। किरण ने आज जरूर गुणवंतराय का सिर फोड़ दिया होगा। प्रकाश ने रसोई में झांक कर देखा, किरण कहीं नजर नहीं आ रही थी। आटे के कनस्तर पर उसकी किताबें पड़ी थी। रसोई में जाकर हो वह किरण को देख पाया। वह एक कोने में दुबकी चाय पी रही थी। ये लोग अचानक चले आए। शिवेंद्र को धीरे से समझा दो कि हम नहीं जा पाएंगे। प्रकाश ने कहा, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे नौकरानी समझ रखा है। सुबह 7 से निकली, अब लौटी हूँ, और तुमने मेरे लिए दूसरे काम निकाल रखे हैं कि मैं कहीं सुस्ता न लूं। रात को भी ठीक से सोने नहीं देते। कह दो जाकर मैं पराठे नहीं सेंकूंगी। अब यहाँ मेरे सर पर क्यों खड़े हो? जाकर दोस्तों के संग पियो और मौज उड़ाओ। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि कॉलेज चले आते। मेरी मौत भी हो जाए तुम पर असर नहीं पड़ेगा। पुरुष होनक किरण रोने लगी। प्रकाश ने वहां खड़ा रहना उचित न समझा। वह खड़ा रहेगा, किरण बोलती जाएगी। किरण की आवाज अवश्य बाहर जा रही होगी।
उसने यह सब धीरे से नहीं कहा था कि शिवेंद्र या लड़कियों ने न सुना हो। आखिर वह कलेजा मजबूत करके कमरे में आ गया। उसके मेहमान भी दीवारों वगैरह की तरफ ताक रहे थे। शिवेंद्र ने प्रकाश को देखते ही जल्दी से उसके लिए एक पैग बनाया और उसके हाथ में थमाता हुआ बोला, परेशान मत हो, अभी थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसका नाराज होना जायज है। लड़कियां थकने पर अनाप शनाप बका ही करती हैं। सुनंदा तुम जल्दी से आटा मल लो और संजना तुम आलू उबाल लो, तब तक किरण भी स्वस्थ हो जाएगी। प्रकाश ने कहा, इन्हें काम करते देख किरण ठीक हो जाएगी, वह जानता है। न बाबा, मुझसे यह सब नहीं होगा। सुनंदा ने तुरंत सिगरेट सुलगा ली और बोली, मुझे खाना आता है, पकाना नहीं। पकाने की जरूरत भी नहीं है। इतना खाना है हमारे पास कि सुबह नाश्ते तक जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो शिवेंद्र की जिद थी कि पराठे भी होने चाहिए। बीच बीच में इसके मध्य वर्ग के संस्कार जोर मारने लगते हैं। वह आज भी पराठों को पिकनिक से एसोसिएट करता है। जिद नहीं है, जरूरत भी नहीं। ने तो किरण को फ्लैटर करने के लिए यह सुझाव रखा था। ये लड़कियां शायद जानती नहीं, मैं इन सबसे अच्छा खाना बना सकता हूँ। स्त्री तो अच्छी को खो ही नहीं सकती। आप बड़े से बड़े रेस्तरां में चले जाए, मील कुक ही मिलेगा। शिवेंद्र अपनी बात जारी रखता कि सहसा किरण कमरे में आ गई। उसके हाथ में उबले हुए अंडों की तश्तरी थी। चाय पीकर और मुंह धोकर वह स्वस्थ हो गई थी। वह प्रकाश के पास ही खटिया पर बैठ गई और बोली, आई एम सॉरी शिवेंद्र, मेरा दिमाग खराब हो गया था। लड़कियां अंडे देखकर मचल उठी, यू आर स्वीट किरण, हम तो तुम्हारा मुंह देखकर डर गई थी। ये लोग वर्किड वुमन की परेशानी कभी नहीं समझ सकते। कुकर की सीटी सुनाई दी तो किरण उठ गई। आलू उबल गए हैं, मैं अभी तुम लोगों का टिफिन तैयार करती हूँ। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे पास ढेर सा सामान है, तुम्हारा प्रिय रशियन सैलेड भी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रकाश को ले जाओ, मैं बेहद थकी हूँ। किरण ने कहा, प्रकाश को हम अकेले नहीं ले जाएंगे, तुम्हें चलना ही होगा। आज मैं किसी भी सूरत में नहीं जा पाऊंगी। सब लोग मजे के मूड में हों और मैं थकान थकान चिल्लाती रहूं। यह मुझसे न होगा। पिकनिक का मजा तभी है जब सब लोग नाचने गाने के मूड में हों। दूसरे सुबह मुझे कॉलेज भी जाना है। काम काज के रोज तुम्हें यह मिडनाइट पिकनिक की क्या सूझी। सैटरडे नाइट को पिकनिक रखते ताकि संडे को सब लोग सो पाते। तुम लोग सुबह काम पर कैसे जाओगे। हमारे धंधे में इतवार का बंधन नहीं। दफ्तर में तो लोग आज भी ओवरटाइम कर रहे होंगे। इधर ग्लाइकोडिन की कैंपेन पर हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं। यह फिल्म भी एनिमेटेड फिल्म होगी। शुरू और अंत में केवल कुछ क्षणों के लिए मॉडल के शॉट होंगे। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों तुम वल्लभ ब्लेकेट्स पर काम कर रहे थे, उसका क्या हुआ। होना क्या था, फिल्म बनी और रिलीज हो गई। अलग अलग रंगों के 25-30 ब्लेकेट्स भी मिले शूटिंग के लिए, जो मैंने मित्रों में बांट दिए। तुम लोगों के लिए भी मैंने बढ़िया कंबल रखा था, मगर तुम लोग बड़े आदमी हो, शिवेंद्र के यहाँ क्यों आओगे। ग्लाइकोडिन की फिल्म अंग्रेजी में भी डब होगी। अनुवाद तुम्हें करना होगा। 50 रुपये मिलेंगे, वे भी काइंड में, यानी विस्की की एक बोतल किग्स ब्लेंड। अनुवाद दपाल से करा लेना। वह 25 में कर देगा। किरण ने कहा, 10 तो तुम दे ही चुके हो। प्रकाश बोला। किरण ने कुकर की एक और सीटी सुनी तो भागकर रसोई में घुस गई। उसे याद आया, आलू का तो अब तक हलवा बन गया होगा। तुम्हारी बीवी एक जिद्दी औरत है। शिवेंद्र ने लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, जाड़िया तो अब तक पहुंच गया होगा और गाली बक रहा होगा। चिंता मुझे चन्नी की है, कहीं लौट गया तो मनाने में हफ्तों खर्च हो जाएंगे। हम लोगों को अब फौरन से पेशेतर रवाना हो जाना चाहिए। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि पिकनिक भी हमारे धंधे में एक काम है। चन्नी और चन्नी की बीवी को पेम्पर करने के लिए ही मैंने मिडनाइट पिकनिक योजित की है। पहली ही भेंट में मैंने चन्नी की बीवी को चांद की ओर टकटकी लगाए देख लिया और तुरंत मिडनाइट पिकनिक का सुझाव रख दिया। चन्नी मूड आदमी है, बीवी की खुशी के लिए चला आएगा। वैसे उसे न चांद में दिलचस्पी है और न बालू में, मगर उसके हाथ में 3 लाख का अकाउंट है। चन्नी कौन है, नया दोस्त, कैप्टन चन्नी, शिपिंग कंपनी का अत्यधिक प्रभावशाली एग्जीक्यूटिव, किंग ऑफ किंग्स लेकर आने वाला है। शिवेंद्र ने प्रकाश को प्रलोभन दिया। किरण, न जाती हूँ न सही, तुम तैयार हो जाओ, मुझे मुआफ करोगे। जाना होता तो हम अब तक तैयार भी हो जाते, अगली बार चलेंगे। शिवेंद्र प्लीज मजबूर न करो। किरण रसोई में से बोली, आज मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। रेत पर सो जाना। नहीं, आज मन नहीं। किरण एल्यूमिनियम के रंगीन डिब्बे में कुछ पराठे भर लाई।
घर में एकमात्र डिब्बा था। अब यह सुबह अपना खाना किस चीज में ले जाएगी? प्रकाश सोचने लगा। किरण ने खड़े खड़े ही डिब्बे के ऊपर कागज चढ़ा दिया और रिबन से बांधकर सुनंदा के हाथ में थमा दिया। लेकिन प्रकाश जा सकता है निस्संकोच। मिडनाइट पिकनिक है, सुबह तक तो लौट आएगा। प्रकाश ने लड़कियों को उबाइयां लेते देखा तो बोला, अब इन लोगों को देर न करो। शिवेंद्र से मुलाकात हो गई, यही बहुत है। शिवेंद्र ने सिगरेट फेंक दी और सिगार सुलगा लिया। किरण तुरंत नमस्कार की मुद्रा में खड़ी हो गई, जैसे उन लोगों की विदाई का इंतजार ही कर रही थी। लड़कियां कमरे से इस तरह निकली जैसे जेल से रिहा हुई हों। दोनों ने जीन्स पहन रखे थे और सिगरेट फूंक रही थी। चाल के बच्चों और महिलाओं में हलचल मच गई। तुम लोग नहीं आओगे, मैं जानता हूँ, शिवेंद्र जाते जाते बोला, मगर मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। आधी रात को बालू का एक घरौंदा बनाऊंगा और खुद ही फोड़ दूंगा। फिर उस वीराने में रात भर पड़ा रहूंगा। तुम सिर्फ भावुक हो रहे हो, शिवेंद्र। किरण ने कहा, ए टोस्ट ऑफ हैप्पी विशेज फॉर द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एट माड आइलैंड। लड़कियां कार में धंस गई थी। चाल के बच्चे जोर लगा के हया कहते हूँ एक कार धकेलने की कोशिश कर रहे थे। गोद में बच्चे उठाए महिलाएं चाल की बालकनी पर जमा हो गई थी। शिवेंद्र की कार स्टार्ट हो इससे पूर्व ही चाल में एक और घटना हो गई। सब बच्चा लोग पाल के कमरे की ओर भागे। प्रकाश और किरण ने भी शिवेंद्र को हाथ हिलाकर विदा किया और वे भी दूसरे लोगों की तरह तुरंत पाल के कमरे की तरफ देखने लगे। अचानक पाल की बीवी लौट आई थी और अब पाल कर रहा था। प्रकाश ने लक्षित किया। कुछ देर पहले पाल की आवाज में जो संजीदगी और उदासी थी, उसकी जगह अब आत्मविश्वास ने ले ली थी। वह फिल्मी नायक के अंदाज में कह रहा था, अब यहाँ क्या करने आए हो, फौरन निकल जाओ। इस घर में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देख सकता। मुझे मुआफ करो और चली जाओ। तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मैं बच्चों को लेकर कहीं और चला जाता हूँ। सरदार जी, आप कल्पना नहीं कर सकते इस औरत ने मुझे कितनी परेशानी दी है। मेरे बच्चों का सत्यानाश कर डाला है। मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। बच्चों का मोह न होता, मैं दूसरी शादी करके अब तक सुखी हो चुका होता। आप पराया, मेहरबानी इसे मेरे सामने से हटा लीजिए। पाल की बीवी के साथ शायद उसका बाप आया था। वह चुपचाप इस नाटक को देख रहा था। चाल के लोग जानते हैं, पाल की बीवी बोलने लगे तो पाल तुरंत शांत हो जाएगा। मगर वह चुप थी। उसका बाप भी चुप था। आखिर उसने अपनी पगड़ी उतारी और पाल के पांव पर रख दी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा, तुम कुछ भी कहते रहो। मेरी पगड़ी की लाज रख लो। मेरी लड़की सती सावित्री है, मगर नादान है। आज वह जो कुछ भी है तुम्हारी बनाई हुई है। मैंने तो तुम्हें एक भोली भाली बिटिया दी थी। तुम खुद सोच लो। सरदार दीवार पर टंगी अपनी बिटिया की शादी की तस्वीर देखने लगा। वह शादी के तुरंत बाद का चित्र था। पाल कोट पिंक टाई पहने अकड़ कर खड़ा था और उसकी बगल में छुई हुई एक लड़की थी। आंखें झुकी हुई, गर्दन भी झुकी हुई। पाल ने तस्वीर की तरफ देखा तो उसका क्रोध और बढ़ गया। मेज पर एक चम्मच पड़ा था। पाल ने चम्मच उठाया और पत्थर की तरह तस्वीर पर दे मारा। गुस्से में पाल का निशाना चूक गया। चम्मच दीवार से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। पास के हाथ मेज पर दूसरी चीज तलाश करने लगे। मेज पर लाल स्याही की दवात पड़ी थी। पाल ने दावत उठाकर तस्वीर पर पटक दी। तस्वीर चकनाचूर हो गई। दवा तभी और कमरे में लाल स्याही के नन्हे नन्हे तालाब बन गए। पाल के बच्चे कमरे के बाहर से इस दृश्य को देख रहे थे। फोन की घंटी बजी तो रेणु भागकर कमरे में गई और रिसीवर उठाकर अलग रख आई। फिर वह सहेलिया के साथ रस्सी टापने लगी। तोड़ फोड़ से कमरे का तनाव कम हो गया था। पाल भी अब शांत नजर आ रहा था। उसने अपने पैरों से उठाकर पगड़ी सरदार जी के सर पर रख दी। पाल के दूसरे बच्चों ने भी कांड में दिलचस्पी खो दी और कटकर आती हुई एक पतंग के पीछे भागे। किरण और प्रकाश बिना एक दूसरे से बात किए कमरे में लौट आए। प्रकाश पलंग पर लेट गया और लेटते ही उसने दीवार की ओर करवट ले ली। किरण भी प्रकाश के निकट हो पलंग पर बैठ गई और प्रकाश का हाथ सहलाने लगी। प्रकाश इतना थक गया था और शिवेंद्र लोगों के प्रति किरण के व्यवहार से इतना निराश हो चुका था कि उसकी इच्छा न हुई कि किरण से पूछ ले, गुणवंतराय का क्या हुआ। वैसे उसे थकान गुणवंतराय को लेकर ही आ गई थी। तुम नाराज हो प्रकाश? किरण ने प्रकाश को सहलाते हुए पूछा। किरण की आवाज मधुर एवं शांत थी। प्रकाश ने उत्तर नहीं दिया। वह उसी प्रकार दीवार की ओर देखता रहा। किरण ने उठकर किवाड़ बंद कर दिए। कमरे में अंधेरा हो गया, मगर उसने बत्ती नहीं जलाई। मैंने सोचा था तुम सुबह मेरे साथ चलोगे। तुम बाद में भी नहीं आए।
मैं आना चाहता था, मुझे टिकट के लिए कहीं पैसे नहीं मिले। प्रकाश ने बिना करवट लिए कहा। अचानक उसे अच्छा बहाना मिल गया था। मेरी साड़ियों के नीचे अब भी 30 रुपये पड़े होंगे। तुम देख लो, तुमने साड़ियाँ कहाँ रखी हैं, मुझे मालूम नहीं। इस समय तुम जानबूझकर सता रहे हो। सॉरी, प्रकाश ने रुखाई से कहा। किरण प्रकाश को हिलाने डुलाने की कोशिश करने लगी। वह सीसा की तरह हिलने लगा। प्रकाश, किरण ने कहा और उसे यहाँ वहाँ से चूमने लगी। मैंने अभी देखा, तुमने खाना भी नहीं खाया। सुबह से भूखे पड़े हो। मेरा मन ठीक नहीं है, मुझे सोने दो। प्रकाश ने कहा। नहीं, तुम सो नहीं सकते। सहसा किरण के स्वर की कोमलता जाती रही और उसमें एक पेशेवर कठोरता आ गई, जो अध्यापकों के स्वर में अनायास कक्षा के बाहर भी आ जाती है। जब मेरा मन ठीक नहीं होता, तुम उस समय कुछ सोचते हो। मुझ में बात करने की शक्ति भी नहीं होती, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल देती हूँ। प्रकाश न किरण के हाथ झटक दिए। किरण और भी निकट आ गई। तुम भी दूसरे गुणवंतराया हो। तुम और पाल में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। हमेश स्त्री पर हावी रहना चाहते हो। तुम चाहते हो वह तुम्हारे सामने रोती रहे और तुम आंसू पोंछकर बड़प्पन दिखाते रहो। तुम अपने को मन में कितना भी उदार समझो, स्त्री के बारे में तुम्हारे विचार सदियों पुराने हैं। तुम चाहते हो वह बिना किसी प्रतिरोध के तुम्हारे इस्तेमाल में आती रहे। यही समझते हो ना? यही नहीं, घर में मेरी औकात नौकरानी, महाराजन और महरी से ज्यादा नहीं। झुठला सकते हो मेरी बात को। किरण अपना हाथ प्रकाश की बनियान के नीचे ले गई और जोर जोर से चिकोटियां काटने लगी। किरण के हाथ ठंडे थे। प्रकाश की रीढ़ के पास फुरपुरी सी होने लगी। इसकी इच्छा हुई वह किरण को ऐसा झटका दे कि वह खाट से नीचे गिर पड़े। इसे जरूर किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, प्रकाश ने सोचा और खाट पर आराम से पस रह गया। प्रकाश को इस तरह जड़ और निरपेक्ष पाकर किरण उसे दांतों से काटने लगी। इसी संघर्ष में किरण ने कब अपने कपड़े फाड़ दिए या फेंक दिए, प्रकाश को इसका एहसास तब हुआ जब रह रहकर किरण का पुष्ट और निम्नवक शव उसके सीने से टकराने लगा। वह अपना शरीर प्रकाश पर इस तरह पटक रही थी जैसे प्रकाश पत्थर की सिल हो और वह उससे टकरा टकरा कर चकनाचूर हो जाएगी। किरण की सांस इतनी तेज चल रही थी कि उसके लिए मुंह से बोल पाना असंभव था, मगर वह फिर भी बोल रही थी। तुम्हें यही घमंड है न कि तुम पुरुष हो, मुझसे ताकतवर हो, मुझसे श्रेष्ठ हो। यही समझते हो ना? हर पुरुष यही समझता है। मगर मैं आज तुम्हारे दिमाग से सदियों से बैठी है गलतफहमी निकाल दूंगी। उत्तेजना के अंतिम बिंदु पर पहुंच किरण सहसा निढाल हो गई और प्रकाश के ऊपर ही गिर पड़ी। उसका शरीर पसीने से तर था, ठंडा। प्रकाश ने आंखें खोली तो देखा अंधेरा घिर आया था। बालकनी में मेडेका ने 2-3 बल्ब लगा दिए थे। उसके यहाँ आज रत जगा था। बाहर बालकनी में बच्चा लोग मिलकर शायद तख्त घसीट रहे थे। कमरे के रोशनदान खुले थे। बालकनी से जलने वाले बल्बों से कमरे में जगह जगह रोशनी के चकते बन गए थे। प्रकाश ने देखा, मेज पर हविस्की की बोतल और सिगरेट का पैकेट पड़ा था। शिवेंद्र जानबूझकर उसके लिए छोड़ गया होगा। बंतासिंह की टैक्सी रुकी, दरवाजे बंद हुए और वह जपुजी का पाठ करता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। रतजगे की तैयारी में बच्चा लोग दरियां झाड़ रहे थे, मगर चाल पे उस और गहरा सन्नाटा था। फैक्ट्रियों की बिजलियां दूर दूर तक टिमटिमा रही थी, जैसे देश के औद्योगिकरण का काम पूरा हो चुका है। मछली बाजार का मैदान सो चुका था। बीच बीच में कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज आती और शांत हो जाती। वे बिल्कुल आदमियों की तरह रो रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।